टेस्ट को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज दी है वो एक एक ब्रीफ था आपको ये जानने के लिए कि हाँ, संडे के दिन आपका टेस्ट रहेगा, 2 घंटे का पेपर होगा और पार्ट बी और पार्ट सी वाले जो क्वेश्चन्स होंगे वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मतलब टेस्ट में देखने को मिलेंगे। और सारा का सारा जो क्वेश्चंस होगा वो सीएसआईआर के स्टैंडर्ड का होगा। उसमें और कोई उससे लोअर देने का कोई मतलब मीन बनता बनता नहीं है। तो आप को जहाँ से भी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कर लीजिए। दैट इज़ व्हाई मैंने 1 वीक पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। कल को ये कोई ना बोल पाए कि सर इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो तैयारी नहीं हो पाया। 1 वीक सफिशिएंट होता है आपके एक यूनिट को तैयार करने के लिए 2 घंटे के टेस्ट के लिए। तो आप अच्छे से अपनी जो भी आपके पास रिसोर्सेज दिए गए हैं, चाहे वो पीडीएफ, चाहे वो वीडियो, चाहे वो बुक्स, आप उनको पढ़िए, उनसे समझिए और टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए। उस टेस्ट वाले दिन कोई अपने आप को कहीं और किसी दूसरे काम में एंगेज या बिजी नहीं करेगा। आपको उस 2 घंटे के स्लॉट में आपको अपने आप को अवेलेबल रखना है। आप टेस्ट देने के बाद कहीं भी जाना चाहते हैं जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट टेस्ट में कोशिश कीजिएगा कोई एब्सेंट ना हो। ओके। वो टाइमिंग डिसाइड हम लोग लेटर ऑन करेंगे, क्योंकि पेपर जो होगा मतलब टेस्ट जो होगा उसके बाद उस पेपर को डिस्कस भी करना रहता है। तो दैट इज़ व्हाई मैंने अभी डे टाइम पे सोचा हुआ है कराने के लिए। अगर आप डे टाइम पे टेस्ट दे लेते हैं तो फिर मैं उससे इवनिंग टाइम पे क्लास लगा करके उसका डिस्कसन कर दूंगा, ताकि आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं उसी दिन क्लियर हो जाएं, फिर इसके बाद नेक्स्ट डे से आपकी क्लास चलना शुरू हो जाए। ठीक है। अ, अभी ओके, अभी उस पे डिस्कस करने के लिए टाइम है हमारे पास। अभी फ़िलहाल हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो कल की क्लास में आप लोगों को प्रोटीन्स के बारे में पढ़ाया गया था और प्रोटीन्स को लेकर के आपके जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर से बनने वाले जो पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया गया। कहाँ-कहाँ से न्यूमेरिकल बन सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन्स आपसे बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो आपका हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन और का डिसोसिएशन जो कर्व है, उसको लेकर के किस तरीके से लेफ्ट एंड राइट में शिफ्टिंग हो रही है, कौन-सा ज़्यादा हाई एफिनिटी या लो एफिनिटी बता रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स के बारे में, दैट इज़ नोन एज़ द एंजाइम्स। ओके। सो एंजाइम्स के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके रिगार्डिंग में जो भी आपके ये क्लास आपके 2 सेक्शन में डिवाइड होगी। तो फर्स्ट सेक्शन में मीन्स आज की क्लास में हम लोग एंजाइम के पूरा जितना भी क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज़, उनके रोल्स जो होते हैं वो कर लेंगे। नेक्स्ट आपका जो होगा वो एंजाइम काइनेटिक्स में हम लोग एंजाइम इनहिबिटर और काइनेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। जहाँ से प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके। सो होपफुली कि अभी आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, अभी शेयर नहीं हुआ। दिखाई दे रहा है। ओके। सो बेसिकली हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हैं, दैट इज एंजाइम्स के बारे में। व्हाट एवर द पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंक्लूडिंग सीएसआईआर में जो पूछे गए हैं एंजाइम से रिलेटेड, आज उन सब पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। देखेंगे कि किस टाइप के सवाल यहाँ से आपसे बन सकते हैं और क्या इसके पीछे का लॉजिक हो सकता है। ओके। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेसिकली केमिस्ट्री के टर्म में एक टर्म यूज किया था, दैट इज नोन एज द कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट जो होते हैं वो एंजाइम मतलब कोई भी जो रिएक्शंस हो रही होती है केमिस्ट्री में, उन रिएक्शंस के रेट को इम्प्रूव करने के लिए या इन्हांस करने के लिए क्या किए थे, यूज किए जाते हैं। इन द सेम वे वैसे ही आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाने वाले जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल सारे मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होते हैं वो एंजाइम डिपेंडेंट होते हैं। मीन्स उनके उनको कराने के लिए कोई ना कोई एक एंजाइम की ज़रूरत होती है। सो उस एंजाइम का भी काम सिमिलरली वही है जो कि आपके केमिस्ट्री में कैटलिस्ट का काम होता है। तो जस्ट अ मिनट। अभी स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो। ओके, कुछ भी नहीं। एक सेकंड पहले स्क्रीन को शेयर कर देते हैं प्रॉपर तरीके से।
ताकि ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो ना आए। ओके। हाँ, हाँ, पूछिए अमित, क्या पूछ रहे हैं आप? अभी स्क्रीन विज़िबल है आप लोगों को? क्या पूछ रहे हैं? किसका किसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा? CO2 अगर बढ़ेगा तो डेफ़िनेटली ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग परसेंटेज होगा वो कम हो जाएगा। तो आपका जो कर्व होगा वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, लो एफिनिटी दिखाएगा। ठीक है? जी हाँ। हाँ, CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी हीमोग्लोबिन से, क्योंकि वो कंपनसेट करता है उससे बाइंड करने के लिए। पीएच की वैल्यू CO2 अगर बढ़ेगा तो एसिडिक कंडीशन होगा, पीएच की वैल्यू लोअर होगी। जी हाँ, CO2 का नेचर एसिडिक होता है। जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, उनका हमेशा नेचर एसिडिक होता है, और जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं, उनका नेचर हमेशा बेसिक होता है। तो CO2 एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है। ठीक है? मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ये दोनों हमेशा बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। जैसे लाइक एज अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें या मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, तो ये दोनों क्या हैं? बेस हैं, बेसिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। लेकिन अगर आप वहीं पे कोई एसिड मतलब नॉन मेटल लगा देते हैं, तो उनके केसेस में आपका क्या होगा? सोल्यूशन जो होगा, मतलब जो उनके वजह से वो आपका एसिडिक हो जाएगा। तो CO2 आपका एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो CO2 का परसेंटेज अगर बढ़ेगा तो वहाँ पे जो नेचर होगा ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब पीएच की वैल्यू क्या होगी? लोअर होगी। चलिए, आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स को लेकर के, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस को कैटालाइज़ करने के लिए एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। दैट मीन्स वो रिएक्शंस की रेट को क्या करता है? इम्प्रूव कर देता है। और ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो आपके रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके रेट को बढ़ाने के, ताकि जल्दी से जल्दी आपका रिएक्शंस फिनिश हो जाए और आपको जो चीज़ मिलने वाली है, दैट मीन्स जो प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है वो जल्दी से मिल जाए। दैट इज़ व्हाई देयर इज़ अ नीड ऑफ अ कैटलिस्ट। सो इन द सेम वे हेलो? Okay, so in the same way, in the biological system, there is a kind of a catalyst known as the enzymes. So enzymes को आप बायोकैटलिस्ट के नाम से भी जानते हैं, और इनका काम बेसिकली यही होता है जो कि आपके नॉर्मल जो आपके कैटलिस्ट होते हैं उनका होता है। तो कैटलिस्ट का काम आपको पता है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं। वैसे क्या? यार ये लोग क्लास के टाइमिंग पता नहीं क्यों नहीं आते, बार बार तो स्विच करने में वही दिक्कत हो जाती है फिर। ओके। सो एंजाइम्स को लेकर के आपके पास जो स्टेटमेंट है वो यही है कि एंजाइम्स आपका क्या है? एक बायोकैटालिस्ट होता है, और बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाने वाले जो भी आपके बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन केमिकल के रिएक्शंस के रेट को क्या करता है? इम्प्रूव करने का काम करता है। तो एंजाइम्स बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स को छोड़ करके। तो इनका नेचर जो होगा बेसिकली क्या होते हैं? प्रोटीन्स के नेचर को होते हैं। तो एंजाइम्स आर द प्रोटीन दैट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बाय एक्सेलरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। इनका काम यही होता है कि लिविंग सिस्टम में मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो पाए जाते हैं, उन रिएक्शंस के रेट को बढ़ाने का क्या करता है? काम करता है। जिस किसी भी मॉलिक्यूल्स पे एंजाइम आपका काम करता है, जिस पे एक्ट करता है, उसको आप क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। और उस पे काम करने के बाद जो चीज़ बनती है उसको क्या बोलते हैं आप? प्रोडक्ट। तो सपोज़ कीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पे क्या हो, ये इस तरीके से सबस्ट्रेट
सबस्ट्रेट है और इस पे क्या किया एंजाइम ने काम किया और एंजाइम काम करने के बाद आपका बेसिकली क्या बनाएगा दैट मीन्स पी बना देगा और यहाँ पे आपका ई क्या होगा निकल जाएगा जिसको आप क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो कि एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा है जिसकी वजह से इस रिएक्शंस का रेट बढ़ रहा है, एंजाइम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ना तो इसके इसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आती है, ना तो इसके क्वांटिटी में कोई चेंज आता है। दैट मीन्स ये रिएक्शंस के रेट को तो क्या करता है इम्प्रूव करता है, लेकिन खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। दूसरी चीज़ ना तो ये रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम को इफ़ेक्ट करेगा, मतलब जो इक्विलिब्रियम आपका रिएक्शंस का होने वाला होगा वो उसके इक्विलिब्रियम को कभी भी अफ़ेक्ट नहीं करता। ना तो इंक्रीज़ करेगा, ना तो डिक्रीज़ करेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ रेट ऑफ़ रिएक्शन क्या करेगा बढ़ाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है आप समझिए। मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसा वुड का पीस है, राइट? मीन्स पार्ट है जिसको कि आपको 10 पीस में क्या करना है मीन्स 10 पार्ट में इसको ब्रेक करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आपको मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो नॉर्मल रिएक्शंस हो रहे हैं, ये वाले लकड़ी के पार्ट को 10 पार्ट में तोड़ने के लिए सपोज़ कीजिए कि 10 मिनट लग रहा है, राइट? और अगर आप यही रिएक्शंस एंजाइम के प्रेजेंस में अगर आप करा देते हैं, तो ये जो लगने वाला टाइम है वो क्या होगा आपका आप सपोज़ कीजिए 5 मिनट्स लग रहा है। लेकिन टूटेगा अभी भी ये 10 पीस में ही। 10 पीस में पहले भी टूटना था और 10 पीस में आपका अभी भी टूटेगा। तो नंबर ऑफ जो पीसेस होंगे उनमें कमी नहीं आ रही है कि सिर्फ़ उन पीसेस को तोड़ने के लिए लगने वाला जो टाइम होता है वो क्या होगा आपका कम हो जाता है। तो जिसको आप बेसिकली बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे 2 कोई कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट कोई ए है, दूसरा कोई कैंडिडेट आपका बी है। इस ए वाले को भी क्या करना है 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और बी वाले को भी 50 किलोमीटर दूरी की क्या करनी तय करनी है। ए वाला विदाउट किसी के सपोर्ट में अगर जा रहा है तो हो सकता है कि इसको 1 एन आवर लग जाए और जबकि यहाँ पे बी वाला जो होगा वो एंजाइम के प्रेजेंस में काम कर रहा है, तो हो सकता है इसको जाने के लिए 45 मिनट ही लग पाए। तो फुट कम टाइम पे अगर सेम काम करेगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा ज़्यादा होगा, मीन्स उसकी एफिशिएंसी क्या होगी ज़्यादा होगी। सो एंजाइम कभी भी रिएक्शंस में खुद इन्वॉल्व नहीं होता और एंजाइम्स में रिएक्शंस में जिस तरीके से एंजाइम आपका इनिशियली इन्वॉल्व होता है वैसे ही आपका क्या होगा रिएक्शंस के फिनिश होने के बाद भी आपको दिखाई देगा उसके कंपोनेंट्स में, मीन्स उसके स्ट्रक्चर्स में या उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंजेस दिखाई आपको नहीं देंगी। दूसरी चीज़ कि ये कभी भी रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम को क्या करता है, कभी भी अल्टर नहीं करता है। इक्विलिब्रियम का जो भी आपका कॉन्सेप्ट रहेगा मीन्स जितना आपको एंजाइम के एब्सेंस में जो काम करना था वही काम आपको एंजाइम के प्रेजेंस में भी करना है। बस उस काम को करने की जो रेट होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। मीन्स एफिशिएंट होगा, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आपकी प्रोडक्टिविटी होगी। ऐसा नहीं है कि एंजाइम के प्रेजेंस में ये जो पीस ऑफ वुड आपको करना था वो 10 के बजाय अब 8 को करना होगा, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एंजाइम्स का जो लिटरली मीन है वो आपका क्या है कि एक ऐसा बायोलॉजिकल सिस्टम में पाया जाने वाला मॉलिक्यूल जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को लिविंग सिस्टम में जो हो रहे हैं उनके रेट को क्या करे, इम्प्रूव कर दे, मीन्स इंक्रीज कर दे। उसको आप बोलते हैं दैट इज द एंजाइम मीन्स बायोकैटालिस्ट। सवाल यहाँ पर आता है कि इस एंजाइम के मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बन जाता है, इस पर इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है आज के डेट में। एंजाइम की पूरी इंडस्ट्री चलती है, एंजाइम बनाए जाते हैं और उसी एंजाइम को लेकर के बहुत बड़ा ग्लोबल लेवल पे मार्केटिंग चल रही है, राइट? हेलो। हाँ बिल्कुल। उनका काम ही हो उनका काम ही होता है कि वो जब भी किसी भी रिएक्शंस में अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो उस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। एंजाइम्स के एक्टिविटी को कम करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको आप एंजाइम इनहिबिटर बोलते हैं। ओके। अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर किसी भी रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करने के बजाय अगर वो डिक्रीज करना शुरू कर दे, हैम्पर करना शुरू कर दे, तो उस केस में आप उसको एंजाइम का टर्म नहीं देते हैं। एंजाइम ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। हमेशा उसका टर्म एंजाइम टर्म आप तभी यूज करते हैं जो जब कभी वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शंस को इम्प्रूव करेगा। ओके। ओके, तो आपको यहाँ पे दो बातें ध्यान में रखनी है, आपको इंपॉर्टेंट चीज बताई गई कि जो, हाँ जी।
हाँ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जैसे सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए कोई आपका एक ये रिएक्शंस मीन्स ये R है और यहाँ से आपका जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? P बन रहा है। मीन्स रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है, राइट? तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है लिटरली कि जितना कंसेंट मतलब जितना आपका रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट बनाए, उतने रेट से आपका प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होकर फिर से क्या करे? रिएक्टेंट बनाए। तो जब आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों टाइप में होने वाले जो रिएक्शंस होते हैं, अगर उनका जो रेट है वो क्या हो जाए? बराबर-बराबर हो जाए। मतलब अब कहीं पे भी आपको इस स्टेज पे जो जैसे आप अगर इनिशियली अगर आप बात करते हैं, सपोज़ कीजिए कि रिएक्टेंट स्टार्टिंग के टाइम पे जब रिएक्शंस होगा, तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 एक वैल्यू दे देते हैं। उस टाइम पे जब ये रिएक्शन आपका स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे पी की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, राइट? धीरे-धीरे जैसे-जैसे टाइम आपका बीतेगा तो ये R क्या होगा? कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका ये 9 आया तो यहाँ पे क्या आएँगे? आपके 1 आएँगे, फिर आपका यहाँ पे क्या 8 आया तो फिर आपका ये 2 आएगा, फिर आपका ये 7 आया तो क्या आएगा? आपका 3 आएगा, फिर आपका ये 6 आया तो क्या आएगा? 4 आएगा, फिर उसके बाद आपका 5 आया तो यहाँ पे भी क्या होगा? 5 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको ये दिखाई देगा कि बेसिकली आपके दोनों तरफ में के कंसंट्रेशन पे कोई भी चेंजेस दिखाई दोनों जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट उनका कंसंट्रेशन क्या होगा? बराबर हो जाता है। तो उस स्टेज को आप बेसिकली इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इक्विलिब्रियम का वो कॉन्सेप्ट जो आपको बताया जा रहा है कि एंजाइम्स कभी भी रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्ट नहीं करता है, ना तो उसको इंक्रीज करेगा, ना तो उसको हाँ, मतलब आपको सिर्फ़ ये एग्ज़ाम्पल देकर के मैंने आपको ये बताया कि जो आपके रिएक्शंस होने हैं, मतलब उस रिएक्शन से जो आपका बाई प्रोडक्ट बनना है, वो एंजाइम के प्रेज़ेंस में भी होगा और एंजाइम के एब्सेंस में भी होगा, सेम क्वालिटी का और सेम अमाउंट का। फ़र्क सिर्फ़ इतना होगा कि एंजाइम के अगर एब्सेंस में होगा, तो उसको होने में टाइम ज़्यादा लगेगा और एंजाइम के प्रेज़ेंस में होगा, तो उसको होने में टाइम क्या करेगा, कम लगेगा और इसी प्रोसेस को आप बोलते हैं रेट ऑफ़ रिएक्शंस को इंक्रीज़ कर देना। तो एंजाइम्स हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से जो रिएक्शंस आपके 2 घंटे में होने वाले थे, वो हो सकता है पॉसिबली कि आपका 1 घंटे में हो जाए, आधे घंटे में हो जाए या सवा घंटे में भी हो जाए। तो उससे टाइम क्या करेगा? आपका कम लगेगा। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाने वाले ऑलमोस्ट सारे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो एंजाइम डिपेंडेंट होते हैं। मतलब वो एंजाइम के प्रेजेंस में ही होते हैं और उनके प्रेजेंस में ही बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, परफॉर्म होते हैं। राइट? आप जितना भी प्रोसेस आप पढ़ते हैं, जैसे सपोज़ ग्लाइकोलाइसिस आपने पढ़ लिया, वहाँ पे भी आप देखेंगे हर स्टेप पे एंजाइम लगेगा। टीसीए साइकिल आपने पढ़ लिया, वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा और इसके बाद आपने केल्विन साइकिल देखा, वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा। सी4 साइकिल देखा आपको, वहाँ पे भी दिखाई देगा। तो ऑलमोस्ट आप जितना भी अपना दिमाग अगर आप बायोकेमिकल वाले रिएक्शंस पे दौड़ाएँगे, आपको मिलेगा कि हर एक स्टेप में कोई न कोई क्या होगा, एंजाइम इन्वॉल्व आपका होगा। क्योंकि उन एंजाइम के हेल्प से आप उस रिएक्शंस के होने के लिए जो टाइम कंजप्शंस हो रहा है, वो कम हो जाता है। तो जिस तरीके से केमिकल इंडस्ट्री में कैटलिस्ट का काम होता है कि किसी भी केमिकल प्रोसेस के रेट को इंक्रीज करना, वैसे ही आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में बायोकेमिकल रिएक्शंस के रेट को बढ़ाने के लिए एक मॉलिक्यूल है जिसको आप बायो कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं, मीन्स एंजाइम के नाम से जानते हैं। ओके, तो एंजाइम का नेचर जो होगा वो बेसिकली कैसा होगा? दैट इज़ अ प्रोटीनियस नेचर का होगा। सिर्फ़ कुछ एंजाइम को छोड़ करके, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ये कभी-कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो एंजाइम्स का नेचर क्या-क्या हो सकता है? ये पॉसिबल है कि ये आपका प्रोटीन हो सकता है, पहला, प्रोटीन हो सकता है, दूसरा आपका न्यूक्लिक एसिड हो सकता है और न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ़ क्या होगा? आपका आरएनए होगा, राइट? तीसरा आपका क्या होगा? एंटीबॉडी हो सकता है। ये 3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो कि आपका एज़ अ एंजाइम क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं और इनके एग्ज़ाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। प्रोटीन करेगा तो आप उसको अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप उसको एंजाइम के नाम से जानते हैं और अगर आपका आरएनए की बात अगर आप करेंगे तो उसे आप क्या बोलते हैं? राइबोज़ाइम के नाम से जानते हैं और अगर आपका एंटीबॉडी एज़ अ एंजाइम का काम करना शुरू करेगा तो उसे आप एबज़ाइम के नाम से जानते हैं। तो ये टर्म आपको कई बार पूछा गया है कि जब कभी भी आपका एंटीबॉडी एज अ एंजाइम काम करना शुरू करेगा तो आप उसे क्या बोलते हैं, या ये टर्म दे करके आपसे पूछेगा कि इसका क्या मीन होता है। सो एबजाइम द टर्म यूज फॉर वेन एवर एंटीबॉडी बिहेव लाइक अ एंजाइम इज नोन एज द एबजाइम। जब कभी भी आपका कोई एंटीबॉडी, चाहे ए जी ई जो भी है, वो एंटीबॉडी अगर आपका एंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज बिहेवियर दिखाना शुरू कर देता है, तो उस कंडीशंस में आप उसको एबजाइम के नाम से जानते हैं। और
हाँ जी, बिल्कुल। दैट इज़ व्हाई मैं आपको यहाँ पे मेंशन करा रहा हूँ, टिक लगाया हूँ। चीज़ें वही डिस्कस करता हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स में या तो पहले आ चुके हैं या तो आने की पॉसिबिलिटी बनती है, राइट? तो मैंने आपको यहाँ पे अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एंजाइम्स मोस्ट ऑफ द केसेस में मीन्स 99% केसेस में क्या होंगे आपके प्रोटीन नेचर के होते हैं। कुछ और भी आपके एग्ज़ाम्पल्स एक्सेप्शंस के फॉर्म में हैं जो कि आपके सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि सबको पता है कि एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स बट स्टेटमेंट आपको दिया जाता है कि ऑल एंजाइम्स आर द प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, राइट? ये स्टेटमेंट भी आपको दिया जाता है कि सारे जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं, वो प्रोटीन नेचर के हो सकते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन्स आपके एंजाइम नहीं होते हैं। इस स्टेटमेंट का एक्सेप्शंस भी है राइबोजाइम, जो कि आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है मीन्स आरएनए होता है, लेकिन फिर भी उसके पास क्या है कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है मीन्स वो ऑटो कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी शो करता है, वो भी एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करता है। सिमिलरली एंटीबॉडी भी आपका क्या है एज अ एंजाइम काम कर सकती है, हालांकि एंटीबॉडी का अगर आप केमिकल नेचर देखेंगे तो वो आपका ग्लाइकोप्रोटीन होता है। एग्जैक्टली पूरा प्रोटीन तो नहीं होता, लेकिन वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के मायोटीज जुड़े हुए होते हैं एंटीबॉडी के साथ में, मतलब प्रोटीन के साथ में, तो उसे आप ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो एंटीबॉडी काम कर सकता है, न्यूक्लिक एसिड काम कर सकता है और प्रोटीन काम कर सकता है एज अ एंजाइम। ये 3 एग्ज़ाम्पल आप अच्छे से याद रखिए। एंटीबॉडी के केस में आप उसे एंजाइम बोलते हैं, आरएनए के केस में उसे राइबोजाइम बोलते हैं और प्रोटीन के केस में उसे एंजाइम बोलते हैं। तो ये नॉर्मल सा टर्म है। हो सकता है कि आपके आईसीआर के एग्ज़ाम में ये सवाल बने तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और पार्ट बी में ये एंजाइम वाला कॉन्सेप्ट पूछ चुका है, तो आपको यहाँ पे डिस्कस किया गया और होपफुली कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। तो डेफिनेशंस आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं जो कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। जिस किसी भी मॉलिक्यूल्स पे वो काम करेगा उसको आप सबस्ट्रेट बोलते हैं, और उस सबस्ट्रेट पे काम करने के बाद जो चीज़ कन्वर्ट होकर के बनती है उसको आप क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। सो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। आपके जो केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ किए जाने वाले जो आपके कैटलिस्ट होते हैं और बायो कैटलिस्ट होते हैं, उनमें मोस्ट ऑफ द पॉइंट जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जिस तरीके से आपका बायो कैटलिस्ट कभी जिस तरीके से कैटलिस्ट आपका केमिकल रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, वैसे आपका बायो कैटलिस्ट भी काम करता है। जिस तरीके से आपका कैटलिस्ट जो होता है वो कभी भी रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता और रिएक्शंस के एंड में आपका फ्री फॉर्म में आपको दिखाई देता है, वैसे ही आपके बायो कैटलिस्ट भी होते हैं जो कि रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ उनके रेट को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे जो माइनर डिफरेंसेस है आपके बायो कैटलिस्ट में और नॉर्मल केमिस्ट्री में कैटलिस्ट कैटलिस्ट में, वो ये है कि आपके एंजाइम्स जो होते हैं मीन्स बायो जो कैटलिस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा हाईली स्पेसिफिक होते हैं। मीन्स स्लाइटली अगर एंगस्ट्रॉम के वैल्यू में भी अगर उनके एक्टिव जो साइट्स होते हैं, अगर वहाँ पे कोई कन्फर्मेशंस में अगर वेरिएशंस दिखाई देती है, तो वो आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं कर पाता है। तो enzymes are very very highly specific in nature. It means what, that is a particular kind of enzymes can only bind to a specific kind of a substrate molecules. No other other molecules will act as a substrate for the same kind of a antibody enzyme molecules. तो इनका ये जो प्रॉपर्टी है बहुत हाईली स्पेसिफिक होना, ये इनको ज़्यादा स्पेशल बनाता है, और जिसकी वजह से हर एक सबस्ट्रेट के शेप के लिए अलग अलग आपके एंजाइम क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी आपको बताई गई कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, बहुत इनके स्पेसिफिक वो होते हैं। इनॉर्मस कैटालिटिक पावर, मतलब इनके पास ये बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशंस पे काम करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी होती है किसी भी रिएक्शंस को कैटालाइज करने का, मतलब उसके रेट को इम्प्रूव करने का, रेट ऑफ रिएक्शंस के बढ़ाने का। और मोस्टली जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पे टर्म आप देखिए, मोस्टली वर्ड यूज़ किया गया है, नॉट ऑल। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये मोस्टली वर्ड के बाद आपका जो आने वाला टर्म होगा वो क्या होगा, दैट इज न्यूक्लिक एसिड और एंटीबॉडी। तो ये दोनों टर्म को मिला करके तब का बनेगा आपका ये स्टेटमेंट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे मोस्टली दिया गया, मतलब सारे बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे आपके प्रोटीन ही होंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आपका जो एंजाइम्स है उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट है, वो क्या-क्या है और उसके कौन-कौन से पार्ट होते हैं, जिससे कि आपके सवाल बनते हैं। तो नॉर्मल अगर देखा जाए तो आपके एंजाइम्स 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। एक तो सिंपल एंजाइम जो कि पूरी की पूरी एंटायर जो स्ट्रक्चर्स होती है वो प्रोटीन की मिलकर के बनी होती है, सो वहाँ के लिए कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे दूसरे क्लास भी आपके एंजाइम्स के होते हैं जिसको आप कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। उस कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में या उस कॉन्जुगेटेड एंजाइम के सिस्टम में 2 पार्ट होता है। एक तो आपका होता है दैट इज़ द एपो पार्ट, जो कि आपका क्या होगा, प्रोटीनियस पार्ट होता है। कभी-कभी आपसे ये भी पूछा जाता है सवाल कि
कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में प्रोटीनियस एंड नॉन प्रोटीनियस जो पार्ट होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं? तो ये प्रोटीन नेचर का बना हुआ होगा और कोफैक्टर जो होते हैं आपके वो नॉन प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो नॉन प्रोटीन नेचर को आप क्या बोलते हैं? दैट इज़ द कोफैक्टर। और प्रोटीन नेचर को क्या बोलते हैं? दैट इज़ द एपो एंजाइम। ये दोनों मिल करके मतलब अगर इंडिविजुअल सिर्फ एपो एंजाइम होगा तो भी आपका क्या होगा? ये इनएक्टिव होगा, मतलब एक्टिव फॉर्म में नहीं होगा, काम नहीं कर पाएगा। और अगर आपका अकेला ये भी होगा तो भी आपका क्या होगा? ये इनएक्टिव होगा, मीन्स उस स्टेज में ये काम नहीं कर पाएगा। जब कभी भी ये दोनों आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं, मतलब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको आप होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। तो होलो एंजाइम इज इक्वल टू क्या? दैट इज द एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। और ये जो एंजाइम होता है, ये जो फॉर्म होता है हेलो एंजाइम का, ये आपके एक्टिव फॉर्म को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। किसको? एक्टिव फॉर्म को। तो ये 3 टर्म से आपके सवाल बनते हैं। नंबर पहला सवाल, अ, in a conjugated kind of enzymes, apoenzymes represent what? That is a proteinous part or non-proteinous part. दूसरा पॉसिबिलिटी आपको ये बनता है कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम इज नोन एज, क्या नाम से आप उसको जानते हैं? होलो एंजाइम का कॉन्सेप्ट क्या होता है? या एक्टिव फॉर्म ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स इज नोन एज, इस तरीके से सवाल आपके बनते हैं। तो अगर एक्टिव फॉर्म की बात आएगा तो आप वहाँ पे होलो एंजाइम लगाएंगे। होलो एंजाइम का मतलब होता है एपो एंजाइम प्लस आपका दैट इज अ को फैक्टर। एपो एंजाइम जो होता है आपका प्रोटीनियस पार्ट होता है, जबकि को फैक्टर आपके जो होते हैं वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होते हैं। ये दोनों इंडिविजुअल अपने अपने स्टेट में मतलब अलग अलग क्या होंगे? इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। जब कभी भी ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे तो उनके कंबाइंड होने से जो स्ट्रक्चर्स जनरेट होता है, क्रिएट होता है, आप उसको होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। और होलो एंजाइम एक ऐसा टर्म है जो कि एंजाइम के एक्टिव फॉर्म को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ये को फैक्टर का नेचर दो तरीके से हो सकता है, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप भी हो सकते हैं और आपके कोएंजाइम भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके जो कोएंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होंगे आपके वो हो सकता है कि आपके क्या हो? इनऑर्गेनिक के मेटल आयन हो और आपके जो इस तरीके से आयंस आयंस जो है वो बन सकते हैं। तो इनको लेकर के कभी-कभी आपके सवाल पूछा जाता है कि आपका जो कोएंजाइम है या आपका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, आप उनको कैसे डिफाइन करते हैं? तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कोएंजाइम्स जो होंगे वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो आपके विटामिन्स होते हैं वो हमेशा एज़ अ कोएंजाइम के तरीके से क्या करते हैं? काम करते हैं। तो उनका एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी जितने आपके मेटल आयन होते हैं जैसे मैग्नीशियम है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है और निकल है, ये सारे अलग-अलग एंजाइम्स के लिए क्या करते हैं? एज़ अ प्रोस्थेटिक ग्रुप का क्या करते हैं? काम करते हैं। सो कॉम्प्लेक्स एंजाइम मीन्स कॉन्जुगेटेड एंजाइम के लिए आपको 3 टर्म को ध्यान देना होगा, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम, कोफैक्टर। होलो एंजाइम मीन्स एक्टिव फॉर्म, combination of apo enzyme plus cofactor. Apo enzymes means that is the proteinous part and it is inactive form means अपने आप में एक्टिव नहीं हो पाएगा। और कोफैक्टर मीन्स दैट इज नॉन प्रोटीनियस पार्ट। तो कोएंजाइम्स के बारे में आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि आपके क्या होंगे? ऑर्गेनिक ग्रुप होते हैं और आपका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा वो स्ट्रांगली इस मोस्ट ऑफ द केसेस पे स्ट्रांगली होते हैं, बट समटाइम्स ये लूजली बॉन्डेड भी हो सकते हैं। और इनका जो नेचर होगा वो हमेशा मेटल आयन के तरीके जैसा होता है, जबकि यहाँ पे आपके ये जो होंगे वो क्या होंगे? ऑर्गेनिक ग्रुप होंगे। तो सवाल यहाँ से आपका बनता है कि को फैक्टर का वो मॉलिक्यूल जो कि आपका जिसका नेचर ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नेचर का है, जो कि एज अ को फैक्टर काम करता है, उसको आप क्या बोलेंगे? राइट? तो आप वहाँ पे देते हैं टर्म कि आप उसको कोएंजाइम बोलते हैं। जब भी आपसे पूछा जाता है कि हाँ स्ट्रांगली बाइंडेड जो आपका पार्ट है किसी भी एंजाइम्स के को फैक्टर से, आप उसको क्या बोलते हैं? तो आप वहाँ पे प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। जैसे आपको कल की क्लास में पढ़ाया गया था कि हीमोग्लोबिन के लिए प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? क्या है हीमोग्लोबिन के प्रोस्थेटिक ग्रुप? ओके। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम ये दोनों बहुत अच्छे से क्लियर आपको होना चाहिए। कोएंजाइम्स का नेचर ऑर्गेनिक होता है और प्रोस्थेटिक ग्रुप का नेचर इनऑर्गेनिक या मोस्ट ऑफ द केसेस में मेटल आयन होते हैं, और इनकी जो बाइंडिंग होती है वो स्ट्रांग होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में लूजली भी हो सकती है प्रोटीन वाले पार्ट से। राइट? आइसोजाइम का नाम आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, टर्म दिया जा रहा है। ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनका कि आपका जो रिएक्शंस वो कैटालाइज कर रहे हैं, वो दो दो ऐसे एंजाइम्स जो कि सेम काइंड के रिएक्शंस को कैटालाइज करेंगे, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स में या उनके सीक्वेंसेस में डिफरेंस होगा, उसको आप क्या बोलते हैं? दैट इज आइसोजाइम के नाम से जानते हैं। तो को एंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, आइसोजाइम, एबजाइम, राइबोजाइम एंड एंजाइम।
होलो एंजाइम एंड एपो एंजाइम, ये बहुत सारे टर्म आपको यहाँ पे हो गए हैं। मैं ज़रा यहाँ से आपको फिर से एक बार लिख देता हूँ। नंबर पहला आपके पास है एबजाइम, नंबर दूसरा है आपके पास राइबोजाइम, नंबर तीसरा है आपके पास दैट इज़ द एपो एंजाइम, नंबर चौथा है आपके पास होलो एंजाइम, राइट। इस तरीके के टर्म है आपके पास यहाँ पे एबजाइम, राइबोजाइम, एपो एंजाइम, होलो एंजाइम एंड एंजाइम। तो आप अच्छे से तरीके से इनको आप डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका केस होगा किसका, एंटीबॉडी का, ये केस होगा आपका आरएनए का, ये केस होगा आपका इनएक्टिव फॉर्म मीन्स प्रोटीनस वाले पार्ट का, ये केस होगा आपका एक्टिव फॉर्म का, और होलोएंजाइम एंजाइम जो टर्म आप देख ही रहे हैं, ये सारे टर्म्स आपको इस तरीके से डिफाइन करने के लिए कभी कभी दे देता है। तो आप इनको अच्छे तरीके से समझ लीजिए और इनको याद भी रखिएगा कि इनका क्या मीन है और किस टर्म को आप कहाँ पे यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं नोमेनक्लेचर को लेकर के। तो जिस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को लेकर के, वैसे ही एंजाइम्स के नाम को भी लेकर के या उनके नोमेनक्लेचर को लेकर के कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स दिए गए कि उनके नोमेनक्लेचर को करने के लिए मैक्स और एंजाइम्स का जो नोमेनक्लेचर है वो दो बेसिस पे किया जाता है। नंबर पहला कि जिस टाइप के रिएक्शंस या जिस टाइप के सबस्ट्रेट पे वो क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, उन सबस्ट्रेट के नाम के बेसिस पे क्या किया जाता है, उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है, राइट। और लास्ट में जो सफिक्स लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, ए या सी लगा देते हैं। तो उनके किसी भी एंजाइम्स के हमेशा लास्ट में क्या होगा, ए या सी लगा रहेगा। हालांकि इसके कुछ एग्जांपल भी आप एक्सेप्शन भी आपको मिलते हैं कि आप उनको उनके नाम के आगे ए या सी नहीं लगा, लेकिन फिर भी वो एंजाइम के तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर को लेकर के क्या-क्या रूल्स हैं और कौन-सी कमिटी है जो कि इस रूल को डिफाइन करती है, जिसके बेसिस पे आपको ये नंबर दिए जाते हैं और उसके बेसिस पे आप उन्हें क्लासिफाई करते हैं। तो एंजाइम्स को लेकर के बेसिकली आपका जो मतलब ये जो नोमेनक्लेचर है वो कहाँ से आता है, दो तरीके से। नंबर पहला कि जिस टाइप के रिएक्शंस को या जिस किसी भी केमिकल मॉलिक्यूल्स पे वो काम करते हैं, उनके नाम के बेसिस पे या उनका जो रिएक्शंस जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके रिएक्शंस के परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या किया जाता है, नोमेनक्लेचर किया जाता है। और उनके लास्ट में नाम में हमेशा सफिक्स क्या लगाते हैं, दैट इज अ ए या सी लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ए या सी, जो कि आपका एज अ सफिक्स है। मीन्स दो वर्ड होते हैं, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स मीन्स पहले, सफिक्स मीन्स बाद में। तो नाम के लास्ट में लगाए जाते हैं ए या सी। और जिस सबस्ट्रेट पे काम कर रहे हैं, जिस टाइप के केमिकल रिएक्शंस को ये कैटालाइज करेंगे, उनके बेसिस पे इनका नाम क्या होता है, दिया जाता है। ईसी इसका मतलब होता है एंजाइम कमीशन। ये नोमेनक्लेचर करने वाली एक कमीशन है। इस कमीशन ने क्या किया कि पूरे एंजाइम्स को ब्रॉडली क्लासीफाई करने के लिए एक नंबर दिया, ईसी नंबर दिया। दैट मीन्स एंजाइम कमीशन नंबर दिया है। और इस आईसी के अकॉर्डिंग किसी भी एंजाइम को नोमेनक्लेचर करने के लिए यहाँ पे चार पार्ट को, मतलब चार लेटर क्या किए गए, यूज किए गए हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इज 2.7.1 इस तरीके से। तो जिसमें आपका पहला जो डिजिट्स होगा वो क्या करता है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो डिजिट होगा वो सब क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरा जो डिजिट होगा वो सब क्लास को रिप्रेजेंट करता है। चौथा जो होगा आपका नंबर मीन्स सीक्वेंस, जिसके बेसिस पे वो ऑर्डर में डिस्कवरी की गई या उसका नोमेनक्लेचर किया गया, उसको बताता है। तो जैसे अगर आपको यहाँ पे दिया गया कि ये मान लीजिए 2 है, 7 है, फिर यहाँ पे आपका 1 है, फिर 2 है। तो ये पहला वाला जो क्लास है, मीन्स ये जो आपका नंबर है वो क्या बताता है, क्लास को बताता है। क्लास का मतलब कि वो जैसे एंजाइम को अभी आप देखेंगे कि 6-7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ऐसे एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को करते हैं, उनका एक अलग क्लास होगा। जो किसी ग्रुप को ट्रांसफ़र करते हैं, उनका एक अलग क्लास होता है। तो ऐसे उनके जो केमिकल रिएक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं या जिस केमिकल रिएक्शंस के टाइप में वो इन्वॉल्व होते हैं, उनके बेसिस पे क्लासेस दी गई। तो पहला जो लेटर होता है वो क्लास बताता है। दूसरा जो आपका लेटर मीन्स यहाँ पे 7 जो होगा वो क्या बताएगा, सब क्लास बताएगा। पहला आपको क्या बताया, क्लास बताया है। इसके बाद ये तीसरा जो लेटर होगा क्या बताएगा, सब क्लास बताता है। ये जो चौथा जो लेटर है वो क्या बताता है, नंबर बताता है कि एक ही क्लास के सब क्लास में सब क्लास में जो नंबर ऑफ एंजाइम्स अलग अलग टाइम पे डिस्कवर किए गए हैं, उनके नंबर को या सीक्वेंस को क्या करता है, बताने का काम करता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये सवाल बनता है कि एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर को यूज करने के लिए कितने नंबर्स को असाइन किया गया है, 3, 4, 5, 6, 2 इस तरीके से।
और कभी-कभी आपसे सवाल ये पूछता है कि ये जो ईसी कमीशन है मीन्स एंजाइम कमीशन है, उसने नोमेनक्लेचर करने के लिए या क्लासिफिकेशंस करने के लिए जो 4 नंबर दिए हैं, उन नंबर का क्या-क्या मीन होता है? कौन-सा नंबर किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है, ये भी आपको पूछा जाता है। तो पहला नंबर क्लास को है, दूसरा नंबर सब क्लास को है, तीसरा नंबर सब क्लास को है, चौथा नंबर नंबर को है। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए रूल हमेशा हमारा यही है कि जो भी आपका वो रिएक्शंस या सबस्ट्रेट पे काम करेगा, उसके नाम के बेसिस पे ए या सी क्या करते हैं, लगा देते हैं। यही आपको रूल बताता है। तो इस एंजाइम को क्लासिफ़ाई किया गया बेसिकली 2 बेसिस पे। नंबर पहला जो अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस होते हैं, उनके सिमिलरिटीज़ के बेसिस पे और नंबर दूसरा जिस टाइप के रिएक्शंस को परफ़ॉर्म करते हैं, उन रिएक्शंस के क्लासेस के बेसिस पे या कैटेगरी के बेसिस पे। तो अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस की बेसिस पे क्लासिफिकेशंस बहुत टीडियस था, दैट मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, दैट इज़ व्हाई उसको सेकेंडरी मान लिया गया। तो प्राइमरी जो क्लासिफिकेशंस आपके एंजाइम्स के किए गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अ टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म्ड बाय दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंजाइम। जैसे ग्रुप के ट्रांसफ़र की बात होगी तो एक क्लास वो बन जाएगा, कोई बॉन्ड को ब्रेक करना होगा तो वो क्लास वो बन जाएगा, किसी रिएक्शंस में अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा तो एक क्लास वो आपका बन जाएगा, किसी रिएक्शंस में अगर हाइड्रोलिसिस हो रही होगी तो एक क्लास वो बन जाएगा, किसी रिएक्शंस में कोई बॉन्ड बन रहा होगा मीन्स वहाँ पे फॉर्म्ड हो रहे हैं तो एक क्लास आपका वो बन जाएगा। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शंस में होने वाले जो प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेसेस के बेसिस पे एंजाइम्स को बेसिकली क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। तो कभी-कभी आपसे ये एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है कि एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे किया गया। तो नंबर पहला आप बता सकते हैं दैट इज़ द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड के सीक्वेंस के सिमिलरिटी के बेसिस पे कि कितना आपका वो सिमिलर है, कितना आपका डिफरेंट है। नंबर दूसरा क्लास ऑफ रिएक्शन या टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें वो क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट? उनके बेसिस पे क्या किया, क्लासिफिकेशंस किया गया। ये वाला जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही टीडियस हो जाता है, दैट इज़ व्हाई आप इसको सेकेंडरी पे रखा जाता है। ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल है और इसी के बेसिस पे सारे एंजाइम को क्लासिफिकेशंस किए जाते हैं। सो द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, राइट, IUBB, इसका जैसे ICNU आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो इसके लिए कमेटी जो बनी वो क्या बनी, कभी कभी तक कोई फुल फॉर्म ही पूछ देता है, IUBM, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। तो ये फुल फॉर्म ही आपके एग्जाम में एक सवाल बन जाता है। ICR के एग्जाम में ऐसा ही सवाल आते हैं, एंजाइम्स को क्लासिफिकेशंस करने के लिए जो कमेटी है उसका फुल फॉर्म क्या है या उसका नाम क्या है, या IUBM स्टैंड फॉर, इस तरीके से आपको नंबर दे सकता है। सो IUBM मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ऐसा नोमेनक्लेचर का सिस्टम डेवलप किया एंजाइम्स के लिए जिसको आप ईसी नंबर या एंजाइम कमीशन नंबर के नाम से जानते हैं। तो ईसी का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम कमीशन, क्या है, एंजाइम कमीशन, और इसी कमीशन का एक नंबर दिया जाता है जो कि इसके रूल के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, फॉलो करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखिए कि पूरे एंजाइम्स को उनके टाइप ऑफ रिएक्शंस के बेसिस पे ब्रॉडली 6 कैटेगरी में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। ये क्लासिफिकेशन जो 6 टर्म यूज़ किया गया ये पहले का था, अभी आज के डेट में एक क्लास आपका और बढ़ गया है। तो अगर अब की बात आप करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो क्लासेस होंगे कितने हो जाएँगे, 7 हो जाएँगे। कौन-सा होगा वो 7वां वाला, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप जो बुक पढ़ेंगे, जो कि आज से 10 साल पहले प्रिंट की गई है, उसका एडिशन पहले आया हुआ है, उन बुक्स में आपको एंजाइम्स के 6 क्लासेस ही पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन नाउ-अ-डेज़ एक क्लास और ऐड हुआ है जिसे आप 7वां क्लास के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपके बुक्स में लिखी हुई मिलती है 6 क्लासेस के बारे में, वो 6 क्लासेस आपके क्या-क्या हैं। ये जो 6 क्लास आपको यहाँ पे दिया गया है किसके बेसिस पे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो कि आपके केमिकल रिएक्शंस का जो टाइप है कि किस तरीके का रिएक्शंस वहाँ पे हो रहा है। ऐसे सारे एंजाइम जो कि बेसिकली आपका क्या करेंगे, किसी ग्रुप को ट्रांसफ़र करेंगे, उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। और ऐसे सारे एंजाइम्स जो कि किसी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा। ऐसे सारे एंजाइम जो कि किसी बॉन्ड को जोड़ेंगे, लाइगेट करेंगे, उनको आप एक ग्रुप में रखेंगे। तो इस तरीके से इनकी ग्रुपिंग की गई है। तो 6 मेजर ग्रुप हैं और एंजाइम्स के लिए वो कौन-कौन से हैं यहाँ पे आप देख लीजिए। तो जिसको EC1 दिया गया, ये भी कॉम्बिनेशन आप याद रखिएगा। EC दे करके आपसे पूछा जाता है कि ये कौन से टाइप के रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। EC स्टैंड फॉर
एंजाइम कमीशन, वन आपको ये नंबर दिया गया। ऑक्सीडो रिडक्टेज मीन्स व्हाट? ऐसे रिएक्शंस जहाँ पे क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन हो रहा हो और रिडक्शन हो रहा हो। इस रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले जो एंजाइम्स होंगे वो सारे एंजाइम्स बेसिकली ऑक्सीडो रिडक्टेज के क्लास में आते हैं और उनको नंबर हमेशा EC1 दिया जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालने का तरीका आपको लोअर क्लासेस से पढ़ाया जा चुका है कि कैसे आप निकाल पाएंगे किसी भी रिएक्शंस में कि यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ज़रा मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपका कोई यहाँ पे M एक मेटल है और E यहाँ पे क्या है, एक एंजाइम है। और इसके बाद यहाँ पे M पे क्या बन रहा है, 2 पॉजिटिव बन जा रहा है। दूसरा मान लीजिए यहाँ पे M कोई एक मेटल है, यहाँ पे नेगेटिव आयन है और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, E है। और इसके बाद आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे M बन जा रहा है। तो क्या आप में से कोई हमें ये बता पाएगा कि ये जो एंजाइम्स होगा इसका क्या क्लास होगा, मतलब किस कैटेगरी में ये आएगा? पक्का? बाकी लोग भी बताएं। दोनों ही ऑक्सीडेज हैं? फर्स्ट वाले रिडक्टेज लग रहा है। अच्छा, पहले आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फिर इसके बाद पूछेंगे तो शायद आंसर आप अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखिए, लेटेस्ट जो आपको डेफिनेशन दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शंस का, उसके लिए आप क्या बताते हैं कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा, उसको आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सिंपल। ऑक्सीडेशंस के लॉस को आप कैसे समझ सकते हैं? अगर कोई एलिमेंट मीन्स यहाँ पे M है जो कि न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल से क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, तो भी यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस होगा। अगर पहले से ही पॉजिटिव था और ज़्यादा पॉजिटिव बन गया तो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अगर कोई मेटल या एलिमेंट यहाँ पे नेगेटिव था और नेगेटिव से आपका क्या बना, न्यूट्रल बन गया, तो भी आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस होगा। तो ये तीन सिचुएशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई एलिमेंट जो कि न्यूट्रल फॉर्म में है, न्यूट्रल से पॉजिटिव बनता है तो भी ऑक्सीडेशन। पहले से ही पॉजिटिव है, जैसे सपोज कि आयरन के पास दो स्टेट होती है, आयरन आपका पहले यहाँ पे पॉजिटिव 2 फॉर्म में था, अभी यहाँ पे रिएक्शंस में होने के बाद पॉजिटिव 3 फॉर्म में आ गया। तो इस केस में भी आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। और इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, राइट। और अगर यहाँ पे आयरन से आपका क्या बनता है, आयरन पे 2 पॉजिटिव बनता, तो इस केस में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन से निकल रहे थे, तो यहाँ पे भी क्या कहलाएगा, ये ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ओके। और अगर आपके पास सपोज कोई क्लोराइड आयन है नेगेटिव में, और अगर ये क्लोराइड आयन से आपका क्या बनेगा, क्लोरीन बन जाएगा, तो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से निकलेगा। इस केस में भी क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। सो देर आर 3 सिचुएशंस टू नो देयर द प्रोसेस इज अदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशंस के लिए आपको ये 3 टर्म याद रखने होंगे, 3 सिचुएशंस। अगर कोई मेटल, कोई एलिमेंट, कोई मॉलिक्यूल न्यूट्रल फॉर्म में है और उसके बाद वो रिएक्शंस में कन्वर्ट हो, मतलब रिएक्शंस के बाद आपका अगर वो पॉजिटिव फॉर्म में जा रहा है तो उसको आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। पहले से ही उससे पॉजिटिव चार्ज था और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो उसे आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन। पहले से नेगेटिव चार्ज हो और अब आपका रिएक्शंस होने के बाद न्यूट्रल चार्ज में कन्वर्ट हो जाए तो उसे आप क्या बोलेंगे, दैट इज द ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो जरा अब मुझे बता दीजिए कि ये दोनों जो रिएक्शंस मैंने आपको लिखे थे वो क्या है? पक्का? क्या अभी किसी को कुछ डाउट है? नहीं ना? आवाज आवाज कट रही है, जो भी कोई बोल रहा है मैं सुन नहीं पाया। ये ऑक्सीडेशन वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया, ये सबको समझ में आ गया? तो क्या मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे दूँ तो आप लोग बता पाएंगे कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं? पक्का?
अच्छा, ओके, ठीक है, पहले एक क्या बोला पता नहीं अमित ने क्या बोला? अरे भाई तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कॉन्सेप्ट कोई अलग से नहीं आ जाएगा ना। वो तो जो आपको हाँ, मतलब पढ़ाई तो सभी लोगों वही क्लास करके आए हैं और जो कॉन्सेप्ट आपको मतलब जो दिया गया वही रहेगा ना। ऐसा नहीं कि आप सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ के लिए ऑक्सीडेशन का प्रोसेस या उसके जो डेफिनेशंस होंगे वो अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको इजी वे में समझना है कि आप कैसे देख करके बता पाएंगे। डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ साइन देख करके आप बता पाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन के गेन को आप क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, इसको आप कैसे समझेंगे? अगर कोई न्यूट्रल से क्या बन रहा हो, नेगेटिव बन रहा हो, तो उसे आप रिडक्शन बोलेंगे। ऑलरेडी अगर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो और उस पे नेगेटिव चार्ज की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाए, तो भी आप उसे यही बोलेंगे। और अगर आपके पास यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट है और ये फिर से आपका न्यूट्रल बन जाए, तो ये कंडीशंस भी आपका क्या कहलाएगा? रिडक्शन ही कहलाएगा। क्लियर है? तो जस्ट इसका उल्टा ऑक्सीडेशन, इसका उल्टा रिडक्शन। तो अब ज़रा जल्दी से मुझे फटाफट सब लोग यहाँ पे बता दीजिए कि हाँ, ये जो मैं रिएक्शंस लिख रहा हूँ, इस रिएक्शंस में किसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है? क्लियर है? पक्का? चलिए, तो ज़रा मुझे अब बताइए कि अगर Mg का रिएक्शंस O2 से करा दिया जाए, तो यहाँ पे MgO बन जाता है 2 मॉलिक्यूल्स। तो इस केस में आपको बताना है कि किसका क्या हो रहा है। दूसरा, अगर आप यहाँ पे आयरन का रिएक्शंस करा रहे हैं ऑक्सीजन से, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका FeO का 2 मॉलिक्यूल और यहाँ पे भी 2। तो आप फटाफट बताइए कि किसका क्या हो रहा है। सबका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ? सबका? अच्छा, चलिए, मतलब काम भर की चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, है ना? तो अब हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो हम लोग बायोलॉजिकल सिस्टम के रेफरेंस में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक क्लास जो पढ़ाया गया, दैट इज़ द ऑक्सीडोरिडक्टेज। ये आपका EC1 नंबर वाले होते हैं। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एंजाइम ऐसे रिएक्शन से पार्टिसिपेट करें या ऐसे रिएक्शन को कैटालाइज करें जहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो। एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, किसी भी रिएक्शंस में अगर किसी एक कंपोनेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरे वाले का हमेशा रिडक्शन ही होगा। एक रिएक्शंस में सिर्फ ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है। किसी रिएक्शंस में आपके एक पार्ट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो दूसरे पार्ट का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा दूसरा जो आपका क्लास है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज का मतलब होता है कि ये ऐसा क्लास ऑफ एंजाइम है जो कि किसी एक ग्रुप को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? ग्रुप ट्रांसफर का काम करेगा। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक्स कोई एलिमेंट है और इसका ये वाई एलिमेंट है, और इस एक्स से कोई ग्रुप आपका जुड़ा हुआ था ए, और यहाँ पे एंजाइम ने क्या किया, इस रिएक्शन को कैटालाइज किया और अभी आपका ये एक्स बन गया और ये वाई के साथ में क्या बन गया, ए बन गया। तो यहाँ पे आपका ये क्या है, ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। तो इस तरीके ग्रुप को ट्रांसफ़र करने वाले जो एंजाइम्स होंगे, उन एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ट्रांसफरेज। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि हमेशा फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करने के लिए क्या आता है, काइनेज। क्या आता है? काइनेज। तो काइनेज हमेशा क्या करता है कि एटीपी से PO4 को, मीन्स फॉस्फेट को ले करके ट्रांसफ़र करता है किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स पे। तो जब कभी भी कोई ऐसा रिएक्शन जहाँ पे कोई ग्रुप का क्या हो रहा हो, ट्रांसफर हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को कैटालाइज करने वाले जो एंजाइम्स का क्लास होगा वो क्या होगा, ट्रांसफरेज होगा। वैसे अभी हम लोग इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो पहले यहाँ पे नाम देख लेते हैं, फिर आगे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे इनकी क्लासेस के बारे में एग्जाम्पल के साथ में। दूसरा आपका है हाइड्रोलेज है, तीसरा आपका लाइज है, चौथा आपका आइसोमरेज है, पांचवा आपका आइसोमरेज है, छठवां आपका लाइगेज है, और सातवां आपका क्या है, ट्रांसलोकेज है। यही वाली जो क्लास है वो नई क्लास आपको ऐड की गई है। वैसे तो आपको 6 ऊपर लिखा गया, लेकिन यहाँ पे आपको एक क्लास और भी दिया जा रहा है। 7 क्लास हो गए आपके एंजाइम्स के। तो इनका वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि हाँ क्या
एग्ज़ाम्पल्स है और क्या इनके मैकेनिज़्म होते हैं, कैसे आप रिएक्शंस को देख कर के बताएँगे कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है। तो नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे जो क्लास है दैट इज़ द पहले आप वो देख लीजिए कि आपके जो कोएंजाइम्स हैं और उनके क्या-क्या एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं, ये टेबल बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके सवाल कई बार आपके एग्ज़ाम में बनते हैं। तो विटामिन्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि विटामिन्स जो होते हैं हेलो? कोई कुछ बोल रहा है क्या? अच्छा, अच्छा, ओके, हमें लगा कि कुछ पूछना चाह रहे हैं। ओके, तो ये जो टेबल है आपको ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि कौन-कौन से विटामिन्स हैं जिनका कि कोएंजाइम के तरीके से वो काम करते हैं और कौन से रिएक्शंस में काम करते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिए। सो विटामिन बी 1 की अगर हम बात करें जिसको आप थायमिन के नाम से जानते हैं, ये इनका साइंटिफिक नेम होता है। तो ये आपका थायमिन पायरोफॉस्फेट जो कि इनका कोएंजाइम का फॉर्म है और ये जो रिएक्शंस होते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस का मतलब होता है जहाँ पे आपका CO2 मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा हो रिमूव हो रहा हो। तो कई बार आपके एग्ज़ाम में जैसे सपोज़ CO2 मॉलिक्यूल्स का रिमूवल कहाँ पे होगा? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पाइरूवेट से क्या बन रहा हो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा हो, तो वहाँ पे क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन होता है ना? तो वहाँ पे जो एंजाइम्स होता है हाँ? हाँ, तो वहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है। तो वहाँ पे जो आपका एंजाइम काम करता है, उस एंजाइम के लिए जो कोएंजाइम होगा वो क्या होगा? थायमिन पायरोफॉस्फेट क्लास का होगा जो कि आपके CO2 मॉलिक्यूल्स को निकालने का काम करेगा। तो यहाँ पे 3 पार्ट आपको दिए गए हैं टेबल में दैट मीन्स कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। तो ये आपको दिखा रहा है कि कौन-कौन से एंजाइम्स मतलब विटामिन्स हैं और उन विटामिन्स का जो कोएंजाइम का फॉर्म है वो क्या है और कौन से टाइप के रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो राइबोफ्लेविन जो कि बी2 के नाम से अब जाना जाता है उसका जो आपका कोएंजाइम वाला फॉर्म है वो एफएडी और एफएमएन है और ये रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है मतलब ऐसे रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शंस दोनों होने के काम कर रहे हैं और इसके बाद आपका है पायरिडॉक्सिन जिसको आप B6 के नाम से जानते हैं और ये पायरिडॉक्सल फॉस्फेट का इसका ये फॉर्म है जो कि एज अ कोएंजाइम का काम करता है और अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करेगा किसी भी रिएक्शंस में NH2 ग्रुप को ट्रांसफर करने का काम करता है निकोटिनिक एसिड या नियासिन और ये भी आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का ही पार्ट है जिस जो कि NAD प्लस और NADP प्लस ये इसके कोएंजाइम वाले फॉर्म होते हैं और ये भी रेडॉक्स रिएक्शन में क्या करता है पार्टिसिपेट करता है पेंटाथोनिक एसिड जिसे आप विटामिन बी 5 के नाम से भी जानते हैं ये कोएंजाइम ए इसका कोएंजाइम का फॉर्म होता है और एसाइल ग्रुप को क्या करता है ट्रांसफर करने का काम करता है बायोटीन जो कि बायोसाइटिन इसका कोएंजाइम का फॉर्म है और ये कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस को पार्टिसिपेट मतलब करता है दैट मीन्स जहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल्स को ऐड करना हो वो वाले रिएक्शंस को क्या करेगा परफॉर्म करेगा इसके बाद है विटामिन बी 12 साइनोकोबालामिन जिसको आप बोलते हैं तो यहाँ पे ये क्या करेगा डीऑक्सी एडिनोसाइनोकोबालामिन ये इसका फॉर्म होता है और ये इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन को क्या करता है परफॉर्म करता है मतलब कि एक ही मॉलिक्यूल्स के में पाए जाने वाले जो एटम्स होते हैं उनके अरेंजमेंट को क्या करता है री करता है अरेंज करता है इसके बाद है विटामिन सी जिसको आप एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं और ये हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन क्या करता है परफॉर्म करता है तो ये कुछ आपको यहाँ पे विटामिन और उनके कोएंजाइम के फॉर्म दिए गए हैं अब हम लोग देखेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कौन-कौन से मेटल हो सकते हैं किसी-किसी एंजाइम्स के लिए जो कि एज़ अ उनके कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करते हैं। तो ये वाला जो आपका एग्ज़ाम्पल है ये कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया जैसे डाइनाइट्रोजनेज़ के लिए ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है CSIR के और इसके बाद आपका किसके लिए पूछा जा चुका है ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के लिए। एक बार आपका डाइनाइट्रोजनेज के लिए जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करता है और इसके बाद सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के लिए जो कि आपका आरओएस में काम करता है मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को हटाने के लिए तो यहाँ पर आपको एंजाइम के नाम दिए गए हैं इस वाले कॉलम में और उनके लिए जो कोफैक्टर का काम करेगा जौन सा आयन ये दिया गया है तो आपके ये आयंस और एंजाइम का कॉम्बिनेशन बना करके पूछता है कि किसके लिए कौन सा आयंस चाहिए होता है राइट तो यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ कुछ यहाँ पे आपके डाई कैटायन मीन्स आपके आयंस हैं और उनके लिए जो एंजाइम्स हैं जिनके लिए वो काम करते हैं उनका कॉम्बिनेशन आपको बना करके दिया हुआ है तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा खास करके जैसे पायरुवेट काइनेज के लिए डाइनाइट्रोजनेज के लिए या फिर आपका ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज के लिए या फिर आपका सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज के लिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं
और कैटालेस, पेरोक्सिडेस, ज़ैंथेनेस ये सब सारे आपके एंजाइम्स हैं जहाँ से आपके सवाल बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो इनको थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिए। साइटोक्रोम के बारे में तो आप अच्छे से अनुमान ही लगा सकते हैं कि साइटोक्रोम जहाँ कहीं पे रहेगा वो आयरन से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि वो हमेशा ऑक्सीजन को या हीमोग्लोबिन में हेल्प करने का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लास के बारे में, तो ऑक्सीडोरेडक्टेज आपका पहला जो क्लास है उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि एक ऐसा क्लास ऑफ एंजाइम होता है जो कि कैटालाइज करता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, और यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ट्रांसफर में दोनों चीज़ें आती हैं, या तो आपका लॉस भी हो सकता है या तो फिर आपका क्या होगा, गेन भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप जो होगा अगर उसकी बात करेगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफरेज क्लास ऑफ एंजाइम हो जाएगा। और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो वो क्या होगा, ऑक्सीडोरेडक्टेज क्लास ऑफ एंजाइम हो जाएगा। तो बहुत बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जैसे ही एग्जाम में आपको दे देता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ ट्रांसफर वर्ड पढ़ते हैं और उनके दिमाग में ये बात बन जाती है कि अच्छा ये ट्रांसफर कर रहा है तो ये ट्रांसफरेज क्लास ऑफ एंजाइम क्या होगा, होगा। उसको तुरंत का तुरंत वो क्या करते हैं, ट्रांसफरेज पे लगा करके चले जाते हैं। लेकिन भैया थोड़ा संभलिए, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर आप बात करेंगे तो वो क्लास क्या होगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज का। और अगर आपसे ट्रांसफर ऑफ ग्रुप की बात किया जाएगा तो उस केस में आप रिएक्शन क्या लगाएंगे, ट्रांसफरेज लगाएंगे। तो oxidoreductase is a class of enzyme which catalyze the reactions of oxidation and reduction in which transfer of electron takes place. These reactions में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे डिहाइड्रोजनेज या ऑक्सीडेज या ऑक्सीजनेज या रिडक्टेज या पेरोक्सीडेज, ये सारे एंजाइम्स हैं जहाँ पर आपका जो रिएक्शंस हो रहा है वो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की प्रोसेस को परफॉर्म करने वाला रिएक्शंस हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे पहले आपका, अरे यार ये किसका माइक ऑन हो गया, जिस किसी का भी माइक ऑन हो प्लीज़ आप उसे बंद कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये इथेनॉल का मॉलिक्यूल है और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ने क्या किया है, उसको एसिटल्डिहाइड में बना दिया है। तो एसिटल्डिहाइड में बनने के बाद आप यहाँ पे देखिए कि कैसे आप इसको बता पाएंगे कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का ये एग्जांपल है, ये कैसे आप बता पाएंगे। सपोज अगर आपको ये एग्जांपल में नहीं दिया होता, सिर्फ ऐसे रिएक्शन दिया होता, तो क्या आप इस रिएक्शंस को देख करके ये बता पाएंगे कि हाँ यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, कैसे बताएंगे। चलिए, ये भी कॉन्सेप्ट ठीक है, आप उसको भी लगा सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, दैट इज़ वाई हम इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के नाम से जान सकते हैं। और कोई तरीका और कोई अप्रोच लगा सकता है कोई। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर भी ओपन कर देता हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं, CH3 है और इसके बाद आपका ये OH है और उसके बाद आपका क्या है, ये HNH है। जल्दी बताइए। क्या हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाँ हाँ, हम्म, थोड़ा और अप्रोच लगाइए, कैसे आप इसको देख करके बताएंगे कि ये रिएक्शंस आपका ऑक्सीडेशन का है। कहाँ से कहाँ, वेरी गुड, कहाँ से कहाँ। हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ, मतलब ये वाला कह रही हैं। यहाँ पे ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन का। अरे भाई अगर मान लीजिए आपको ये नहीं देता और ये नहीं देता, आपको सिर्फ मैं अगर ये लिख के दे देता, CH3 CH2 OH, और यहाँ पे आपका बन रहा है CH3COH, राइट। तो अगर आपको ये बताना होता कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है कि नहीं, तो कैसे बताते, ये दोनों भूल जाइए, ये भी और ये भी।
अच्छा, वेरी गुड। हाँ, हाँ, तरीका वो भी है, हाइड्रोजन के रिमूवल से भी आप बता मतलब आप बताएँगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए। क्या क्या किसी को क्या 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 किसी को ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल करके आता है ये बताना कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है? तो अच्छा, जैसे सपोज़ अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे आपको ऐसे लिख दूँ कि ये M है और यहाँ पे M से M पॉज़िटिव बन रहा है, राइट? तो आप इसको बता पा रहे हैं कि हाँ, ये क्या है आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ओके? बता पा रहे हैं ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। किसी भी एलिमेंट का जब वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है तो उसका हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है। जो उस पे चार्जेस यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, ये चार्जेस उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है। तो अगर ये +1 है, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देगा। चलिए थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वैसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट के नंबर से भी बता सकते थे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट भी आपका बहुत ठीक है कि आप हाइड्रोजन के नंबर को देख करके आप बता पाएँगे कि हाँ, ये आपका ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रहा है। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत सूटेबल है और बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेबल होता है। तो ये लॉ आपको ये रूल भी पढ़ाया जाता है कि अगर आपका ऑक्सीजन का क्या हो रहा होगा, गेनिंग हो रही होगी, हाइड्रोजन का आपका क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा या इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा, तो ये सारे जो टर्म्स होते हैं वो मिलाकर क्या बताते हैं, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को बताते हैं। ओके, तो चलिए कभी फुर्सत में आपको ऑक्सीडेशन नंबर वाला भी जो कॉन्सेप्ट है बता देंगे। ये स्टेट अगर आप जान जाएंगे तो आपको ये हाइड्रोजन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही बता पाएंगे कि हाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन आज थोड़ा क्लास बहुत लंबा लेना है, मुझे बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है, टाइम यहाँ पे लॉस नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ पे देखते हैं दूसरा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्टेज के लिए आपको क्या चीज़ ध्यान देना है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को ध्यान देना है कि जहाँ कहीं पे इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर की बात अगर आएगी तो वहाँ पे आप क्लास क्या लगाएंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज के क्लास के बारे में बताएंगे। ट्रांसफरेज और ऑक्सीडेटिव में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ट्रांसफरेज ऐसा क्लास ऑफ एंजाइम होता है जो कि ग्रुप को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, किसको, ग्रुप को। जबकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ग्लूकोज से आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, तो यहाँ पे एटीपी ने क्या किया है, फॉस्फेट ग्रुप को दिया है और ये यहाँ एटीपी से आपका जो फॉस्फेट है निकल कर कहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से ये फॉस्फेट के ग्रुप को ट्रांसफर किया गया, दैट इज़ वाई ये ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप का एक रिएक्शन है और एग्जाम्पल है। और ऐसे क्लास ऑफ एंजाइम को आप ट्रांसफरेज के नाम से जानते हैं। सो हेक्सोकाइनेज इज वन ऑफ द फेमस एंड वेरी कॉमन टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ ग्रुप ट्रांसफर, जहाँ पर आपको दिखाई देता है कि ये हमेशा फॉस्फेट ग्रुप को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। तो इन दोनों में सिमिलरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। 3 से 4 बार आपको ये बात बता दिया, एग्जाम में आपके सवाल ये देता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज क्या, आपको कहलाता है या किस ग्रुप के एंजाइम से बिलोंग करेगा। हाँ हाँ, ठीक है, कोई नहीं, एकदम फ्री हैं आप, जाइए जाइए। जिस किसी को भी जाना है, मतलब कोई काम है, अगर उनको अगर अभी अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो जा सकते हैं, उसके लिए आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, आप फ्री हैं। और किसी को भी अगर जाना है किसी भी कारण से तो वो मोस्ट वेलकम, आप जाइए, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखाया गया कि ट्रांसफरेजेस और आपके जो ऑक्सीडेटिव होते हैं उनमें कॉमन डिफरेंस होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ग्रुप का ट्रांसफर। नेक्स्ट आपका जो एंजाइम है वो क्या है, हाइड्रोलाइजेस होते हैं, राइट। ये ऐसे क्लास ऑफ एंजाइम होते हैं जो कि बेसिकली बॉन्ड को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। और बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इनको जरूरत किसकी पड़ती है, वाटर का। तो जैसे आप हाइड्रोलिसिस की जो रिएक्शंस होती है वो क्या होता है, वाटर का एडिशन होता है। तो ये हमेशा आपके क्या करेंगे, बॉन्ड को क्लीव करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं विद यूज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोलिसिस के टाइप का रिएक्शंस होता है, वाटर के प्रेजेंस में किसी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच के बॉन्ड को क्या किया जाए, ब्रेक किया जाए। तो ऐसे काइंड ऑफ रिएक्शंस को बेसिकली आप क्या बोलते हैं, दैट इज द हाइड्रोलाइसिस, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब कभी भी आप पढ़ते हैं कि प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लगते हैं, और जब प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स आपके जुड़ते हैं तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, निकलता है।
तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में से अमाइनो एसिड के नंबर को क्या करना, कम करना, मीन्स ये पेप्टाइड बॉन्ड अगर आपको तोड़ना हो, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, लगेगा। तो इस टाइप के रिएक्शंस को आप क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये कोई पेप्टाइड है, कोई प्रोटीन है, और इसके एक बॉन्ड को क्या किया गया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया गया। तो ये जो पेप्टाइड आपकी बनी वो क्या हो गई, शॉर्टर पेप्टाइड हो गई, मीन्स यहाँ पे एक आपका अमीनो एसिड क्या हो गया, निकल गया, राइट। तो जब कभी भी वाटर के प्रेजेंस में कोई केमिकल बॉन्ड आपका ब्रेकआउट किया जाए तो आप उसे हाइड्रोलेज क्लास ऑफ एंजाइम के नाम से जानते हैं। जरा जरा जल्दी जल्दी हमें बताइए कि कौन कौन से ऐसे पॉलीमर हैं जिनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, जल्दी। यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। बताइए फटाफट। कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर के मॉलिक्यूल्स को अगर आप ब्रेकआउट करके डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लगता है। जी हाँ, लगता है ना। क्योंकि आपने क्या देखा था कि जब दो मोनोमर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं और एक डाइसेकेराइड का मॉलिक्यूल्स बनता है तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा था, निकल रहा था। ध्यान दिया। हाँ जी। जैसे आपने पढ़ा कि सुक्रोज मॉलिक्यूल्स में कौन, सुक्रोज मॉलिक्यूल्स में क्या लिंकेज होता है। हाँ जी, सुक्रोज में लिंकेज क्या होगा, अल्फा 1,4। वेरी गुड। और कोई। हाँ हाँ, सुन रहे हैं, बोलिए। देखिए यही सब बात है। अभी अल्फा 1 बीटा 2, अल्फा 1 बीटा 2 क्या क्या रहेगा मॉलिक्यूल्स, कौन कौन। वेरी गुड, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। वेरी नाइस। वेरी गुड, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अच्छा, तो ये अल्फा 1 किसका रहेगा, ग्लूकोज का। ये अल्फा 1 किसका रहेगा, ग्लूकोज का या फ्रक्टोज का। और बीटा 2। पढ़ाई आप लोगों की हो नहीं रही है ठीक ठीक तरीके से, है ना। माल्टोज में क्या क्या होगा। मत पूछिए सर। रिवीजन करिए, नहीं तो ये सारा का सारा पढ़ाया हुआ सब ऐसे ही पीडीएफ में और वीडियो में रह जाएगा। और वहीं रहने के लिए आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, इतना टाइम लेकर के आपको अगर एक एक चीज़ समझाता हूँ तो उसके पीछे का रीज़न है। और अगर आप ऐसे सवाल को अगर यहाँ पे गलत करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम में आपका गलत ही होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। आते हैं हम लोग टॉपिक पे। यहाँ पर आपको बताया गया कि जब कभी भी डाइसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, निकलता है। तो अगर आप इस सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेकआउट करना चाहते हैं ग्लूकोज मीन्स इनके फर्दर यूनिट में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, है ना। तो आप इनको क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड करेंगे। और वाटर मॉलिक्यूल अगर आप ऐड किए हैं और उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकेज हुआ तो वो एंजाइम क्या कहलाएगा, दैट इज द हाइड्रोलेज कहलाता है। तो ऐसे क्लास ऑफ एंजाइम जो कि बेसिकली बॉन्ड को क्या करते हो, ब्रेक करते हो, और उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उनको वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करना पड़ता है। ऐसा क्लास ऑफ एंजाइम को आप हाइड्रोलेज के नाम से जानते हैं। तो पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड्स का बनना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मोनोन्यूक्लियोटाइड का बनना, या पॉलीपेप्टाइड से पेप्टाइड का या अमीनो एसिड का बनना, ये सब के सब एग्जाम्पल आपके उसी क्लास ऑफ एंजाइम के हैं जो कि आपका बताता है वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में बॉन्ड को ब्रेक करना। तो प्रोटीन्स का अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना, न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होना, मोनो पॉलीसेकेराइड्स का मीन्स कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होना, ये सब के सब एग्जाम्पल आपके किसके हैं, हाइड्रोलेजस क्लास ऑफ एंजाइम के। ओके। नेक्स्ट आपका आता है लाइजेस। सो देर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोलाइजेस एंड लाइजेस एंड लाइगेजेस। लाइजेस catalyze a reaction in which
H2O, CO2 and NH3 are removed to form a double bond or added to a double bond। मतलब आपको बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा क्लास ऑफ एंजाइम होता है जो कि एक ऐसे रिएक्शन को कैटालाइज करता है जहाँ पे या तो कार्बन डाइऑक्साइड या तो अमोनिया या तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, और ऐसा रिमूव होने के बाद वहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरीके के एग्जांपल्स को या इस तरीके के रिएक्शंस को बेसिकली हम लाइजेस के नाम से जानते हैं। पायरुविक एसिड से एस्टाल्डिहाइड का जो बनना हो रहा है, यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हो रही है, मीन्स यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, और उनके निकलने की वजह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है। हालांकि ये डबल बॉन्ड आपका पहले से यहाँ पे था, तो आपको यहाँ पे दो टर्म दिए गए, और एडेड टू और फॉर्म डबल बॉन्ड, या तो उससे क्या होगा, ऐड होगा, या तो फिर यहाँ पे क्या होंगे, डबल बॉन्ड बनेंगे। तो ये एंजाइम आपको क्या कहलाएगा, दैट इज द लाइजेस कहलाएगा। तो जरा जल्दी से फटाफट अपने दिमाग में कुछ ऐसे रिएक्शंस कॉमनली कॉपी में और लिखें जहां पर आपका CO2 NH2 या H2O मॉलिक्यूल्स रिमूव हो रहा हो, और रिमूव होने के बाद वहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा हो या वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो। तो अपनी कॉपी पे आप लोग ये एग्जाम्पल लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे यहाँ पे आइसोमेरेजेस। तो आइसोमेरेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके मॉलिक्यूल्स के आइसोमेरिक फॉर्म को क्या करते हैं, बनाते हैं, और उन आइसोमेरिक फॉर्म के बारे में आपको बताया जाता है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होते हैं, लेकिन उनके ओरिएंटेशन या उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे आपको देखिए यहाँ पे मेलिएट दिखाया जा रहा है, जिसके पास आपका क्या है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक ये है, दूसरा आपका ये है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन ग्रुप हैं। और इसके बाद आपका मैलिएट आइसोमरेज एंजाइम है, जो कि ये देखिए आपको यहाँ पे एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। ये एग्जांपल बड़ा अच्छा है आपको सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन को समझाने के लिए। तो जरा मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सा सिस फॉर्म है, कौन सा ट्रांस फॉर्म है। अभी कुछ दिन, अच्छा, ये क्या है, सिस है कि ट्रांस है? और ये क्या है? वेरी गुड। जब ऐसे डायगोनली पे प्रेजेंट होंगे तो क्या कहलाएगा, ट्रांस। क्या कहलाएगा, राइट। और अगर आपके ऐसे पैरेलली प्रेजेंट होंगे लाइक दिस या लाइक दिस वन, तो ये क्या कहलाएंगे, आपके सिस। तो सिस और ट्रांस का कॉन्फ़िगरेशन भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। और आइसोमरिज्म का मतलब आपको अच्छे तरीके से पता है, कई दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लाइगेजेस ऐसे क्लास ऑफ एंजाइम होते हैं जो कि बेसिकली रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं और बॉन्ड को क्या करते हैं, बनाते हैं। उन मतलब को बॉन्ड को, उनका नेचर हो सकता है कोवलेंट हो, और यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया गया है कि कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को बनाएंगे, कार्बन सल्फर के बीच के बॉन्ड को बनाएंगे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को बनाएंगे, कार्बन नाइट्रोजन के बीच के बॉन्ड को बनाएंगे। तो ऐसे क्लास ऑफ एंजाइम को आप लाइगेज के नाम से जानते हैं। और इस रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमेशा एटीपी से क्या की जाती है, सिंथेसाइज की जाती है, एटीपी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में आपका यहाँ पे CO2 का एडिशन हो रहा है, जिसके बाद आपका ऑक्सो एसीटेट बन रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या हुआ, बॉन्ड बना, और ये जो आपका रिएक्शंस होगा वो क्या कहलाएगा, लाइगेजेस कहलाता है। लाइगेजेस का मतलब हमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जो कि हमेशा सिर्फ डीएनए मॉलिक्यूल्स को जोड़ता है, जैसा कि आप लोग RDT टेक्नोलॉजी में पढ़ करके आए हैं। RDT में आपको पढ़ाया गया है कि बेसिकली लाइगेजेस वो होते हैं जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक जोड़ते हैं। तो ऐसे ही आप देख लीजिए अपने आसपास में जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनके बारे में जरा अनुमान लगा लीजिए कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहाँ पर आपका कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो जरा मुझे बताइए कि क्या प्रोटीन्स मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन एक एग्जांपल हो सकता है लाइगेजेस का? हाँ जी। क्या पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन एक एग्जांपल हो सकता है लाइगेजेस का? और पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकेज किसका एग्जांपल होगा? वेरी गुड। देखिए ऐसे ही सवाल आपसे बनते हैं। आपने पढ़ तो लिया कि हाइड्रोलाइजेस वो होते हैं, यहाँ पे पीछे आइए। हाइड्रोलाइजेस वो होते हैं जो कि आपके बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। कौन से बॉन्ड को? कार्बन कार्बन को, कार्बन नाइट्रोजन को, कार्बन ऑक्सीजन को, मतलब बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, और उनके लिए वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो ये एग्जांपल आपने कहाँ पे देखा कि ये आपके जब पेप्टाइड बॉन्ड आपके ब्रेकआउट हो रहे होंगे, राइट। ये हाइड्रोलाइजेस हो गए। दूसरा आपने यहाँ पे पढ़ लिया लाइगेजेस। लाइगेजेस में आपको जहाँ पे बॉन्ड बनने की बात की जा रही है, तो कार्बन नाइट्रोजन यहाँ पे एग्जांपल आपको दे रखा है। तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है।
तो पेप्टाइड बॉन्ड का बनना ये किस क्लास का एंजाइम का एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछा सकता है। या पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेक डाउन होना कौन से क्लास ऑफ एंजाइम का एग्जाम्पल हो सकता है, ये भी आपसे पूछा सकता है। अच्छा बताइए, जब आपका डाइसेकेराइड का मॉलिक्यूल्स बनता है तो वहां पे बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है? क्या कार्बन कार्बन के बीच में बनता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बनता है, या कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बनता है? जरा बताइए तो। अरे बताइए। कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं, तो कंबाइंड होने के बाद वहां पे ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड बनता है, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड तो आपने देख लिया कि ये सीएन के बीच में बनता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बनेगा? तो क्या दिक्कत है, कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पे दे रखा है, तो इसके इसको भी आप बोल सकते हैं लाइगेज, की नहीं बोल सकते हैं? तो मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जिन जिन मॉलिक्यूल्स का आपने एग्जाम्पल देखा था कहाँ पे, हाइड्रोलाइसिस में, जहाँ पे ब्रेकेज हो रहा था, वो सारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन वाले एग्जाम्पल में आप किसको देख सकते हैं? लाइगेजेस में देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ जी। अच्छा, पहले तो आपके सवाल को हम समझ लेते हैं, आप क्या कह रही हैं। मैं यहाँ पे था शायद, है ना? आप बताइए क्या कहना, बताइए क्या कह रहे हैं। हम्म, अच्छा, तो इससे क्या बताना चाह रही हैं आप, मतलब? अच्छा ओके, तो इससे देख करके आप बता पाएंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है? चलिए, आपको अगर खुद से समझ में आ गया तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको एक और भी एग्जांपल अभी वहाँ पे दिया गया था कि हाइड्रोजन को लेकर के बताने के लिए, बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बता देंगे। अभी आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो आपका ठीक है, और ये अच्छा लगा हमें कि आपको अभी तुरंत वो चीज़ समझ में आई तो आपने तुरंत उसे बता दिया, तो ये अच्छी बात है। और मैं जो आपको, चलिए बहुत अच्छा लगा। और जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो आप यहाँ पे समझिए कि हाइड्रोलिसिस जो क्लास ऑफ एंजाइम होते हैं वो आपको क्या करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो जैसे आपका पेप्टाइड से अमीनो एसिड का बनना, पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड का बनना, राइट, ये सारे एग्जांपल आपके किसके हैं? हाइड्रोलिसिस के होते हैं। तो रिवर्स अगर आप कर देंगे तो वो सब आपके क्या कहलाएंगे? दैट इज द लाइगेजेस कहलाएंगे। जैसे आपका अमीनो एसिड्स से पेप्टाइड का बनना, ये एग्जांपल किसका होगा? सीसीएन का होगा, मतलब आपका लाइगेजेस का होगा। और मोनोसेकेराइड को जोड़ करके डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड का बनाना, ये एग्जांपल किसका होगा? लाइगेजेस का होगा। ऐसे ही आपके जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनको बीच में उनका जो ज्वाइनिंग होगी वो भी आपका क्या कहलाएगा? एग्जांपल कहलाएगा, मतलब लगेजेस का। तो आपके दोनों के एग्जाम्पल क्या हैं? इन रिवर्स में आते हैं, तो इसलिए आप उसको ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपसे सवाल ये बन सकता है। सो ये था आपका एंजाइम के क्लासिफिकेशंस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअली में एंजाइम्स के बारे में जो बातें बताई गई कि एंजाइम जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, तो वो क्या करता है? हाँ। अच्छा, तो पहले आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर देते हैं, बताइए कहाँ पे। हाइड्रोलिसिस के लिए आपको बताया गया कि ये हमेशा बॉन्ड को जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा? जरूरत पड़ेगी। वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में ही ये बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ये है आपका हाइड्रोलेज। ये क्लियर है?
हाइड वाटर पे देखिए सर्कल भी लगा हुआ है। लाइजेज जो हैं ये आपको ऐसे रिएक्शंस को मतलब कि कैटालाइज़ करते हैं जिसमें कि कुछ ग्रुप हैं, जैसे H2O है, CO2 है, NH3 है, ये सारे क्या होंगे, रिमूव होंगे और इनके रिमूव की वजह के होने की वजह से क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, या तो ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड से वहाँ पे ग्रुप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ये 2 चीज़ें आपको बताई गई। यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करने के साथ-साथ में डबल बॉन्ड बनने वाली कंडीशन दे रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कंडीशन क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का प्रेज़ेंस होना, डबल बॉन्ड का कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आपका नहीं है और डबल बॉन्ड का बनना ज़रूरी है। ये दोनों डिफरेंसेस है। क्लियर हो गया? तो आपने यहाँ पे देखा कि बेसिकली 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम होते हैं, जिसमें आपने पहले पढ़ा ऑक्सीडोरिडक्टेज, दूसरा पढ़ा ट्रांसफरेज, तीसरा पढ़ा हाइड्रोलेज, चौथा पढ़ा लाइएजेज, पांचवा पढ़ा आइसोमरेजेज, छठवां पढ़ा आपने दैट इज लाइगेजेज। ये 6 क्लास आपके एंजाइम्स के होते हैं, जिनके बेसिस पे अब आपको कोई भी अगर रिएक्शंस दे दिया जाएगा तो उस रिएक्शंस को देख करके आप ये बता पाएंगे कि ये कौन से क्लास ऑफ एंजाइम के बारे में बात कर रहा है। कर लेंगे? ये उसका आंसर मैं उसी दिन बता दिया था मुमताज, आप सुन नहीं पाएंगे क्या? वहाँ पे प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है और प्रोटीन के डीनेचुरेशन के टाइम पे पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ब्रेकआउट होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड जब आपका ब्रेकआउट होगा तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, बताइए। हाँ जी, जिसकी वजह से पूरा का पूरा अंडा आपका मतलब एग का जो लिक्विड पार्ट होता है वो सूख जाता है। अच्छा, क्या ये आंसर सब लोगों को उस दिन समझ में आया था कि नहीं जो मैं बताया था? अच्छा, तो पहले मुझे आप लोग सिर्फ ये बताइए कि ये सवाल क्या आप लोगों के दिमाग में पहले भी था या उस दिन पहली टाइम सुनने को मिला था? अच्छा, मतलब ये सवाल आप लोगों के मन में खुद से ऐसे नहीं आया कि अच्छा एग का पानी कहाँ चला जा रहा है जबकि कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनी हुई है। अच्छा, ओके। सोचिए कितनी अच्छी बुक है एनसीईआरटी की, छोटे-छोटे क्लासेस में इतनी अच्छी-अच्छी बातें दे रखी हैं और बड़ी-बड़ी क्लासेस में पहुँचने के बाद भी वो छोटे-छोटे क्लासेस की बातें समझ नहीं आती हैं, है ना? अच्छा हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो हाँ, बेसिकली मुमताज़ आप ये पूछना चाह रही हैं कि सर वो हाइड्रोलिसिस के एग्ज़ाम्पल हैं। देखिए, वहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेकआउट हो रहा था ना, वो एंजाइम की वजह से नहीं, वो हीट की वजह से हो रहा था, राइट? तो अभी आप उसको ये तो नहीं बोल पाएँगे कि हाँ, वो हाइड्रोलिसिस का है, हाइड्रोलिसिस के एंजाइम है और उस एंजाइम के प्रेज़ेंस में आपके वो सारे बॉन्ड ब्रेकआउट होते हैं और उन बॉन्ड को ब्रेकआउट होने के लिए वाटर मॉलिक्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों का मीन अलग है, इसलिए मैं ये आपको नहीं बोलूँगा कि हाँ, वहाँ पे एग्ज़ाम्पल हाइड्रोलिसिस का था। वहाँ पे इफ़ेक्ट आप हीट का देखते हैं, तो हीट की वजह से प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है और डीनेचुरेशन के टाइम पे उनके पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेकआउट होते हैं। ठीक है मुमताज़? अच्छा, तो अभी आप लोग रेडी हैं इस चीज़ को बताने के लिए कि अगर रिएक्शंस आपको आपको यहाँ पे लिख दिया जाए, तो आप उस रिएक्शंस को ये देख कर के बता पाएँगे कि हाँ, यहाँ पे कौन-सा क्लास ऑफ एंजाइम है? रेडी हैं? चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे कुछ रिएक्शंस का एक पिक्टोरियल फॉर्म दे रहा हूँ और उस रिएक्शंस को देख कर के आपको बताना है, कि ये कौन से क्लास ऑफ एंजाइम से बिलॉन्ग करता है, ठीक है ना? तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपके 2 रिएक्टेंट हैं ए और बी, ओके? और यहाँ पे रिएक्शंस को परफ़ॉर्म होने के बाद मीन्स रिएक्शंस को परफॉर्म होने के बाद यहाँ पर आपको दिखाया, यहाँ पे कोई मान लीजिए एक्स कोई एलिमेंट मतलब कोई प्रेजेंस में हो रहा है और एक ये एंजाइम है और यहाँ पे प्रेजेंस में होने के बाद यहाँ पे ए और बी में चेंजेस दिखाई देने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको ये जो ए है इसमें कोई एक्स ग्रुप आकर के ऐड हो जाता है, ये आपको पहला रिएक्शन है। और दूसरा रिएक्शन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि ये ए है और प्लस यहाँ पे आपका बी है, इसके यहाँ पे प्रेजेंस जो है वो आपका वाटर मॉलिक्यूल के प्रेजेंस में कराया जा रहा है और ए और बी दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं।
तीसरा रिएक्शन आपके पास यहाँ पे है, ए और बी हैं, और यहाँ पे आपका जो रिएक्शंस हो रहा है वो उस रिएक्शन से CO2 मॉलिक्यूल्स आपके निकल रहे हैं, और ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, राइट। चौथा रिएक्शन है आपका यहाँ पे कि ए है प्लस बी है, और इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ए पे पॉजिटिव और बी पे नेगेटिव, यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड है सर। तो जरा ये चारों रिएक्शंस को देख करके बताइए कि कौन कौन से क्लास ऑफ एंजाइम से बिलोंग करता है। थर्ड है, थर्ड लाइगेज है या लाएज है? अच्छा ओके। और चौथा, और चौथा? ओके। चलिए, मतलब नॉर्मल आपकी जो समझ है रिएक्शंस के टाइप को लेकर के वो बन गई है। ओके, अगर आपको इस तरीके के पिक्चोरियल फॉर्म वाले अगर आपको रिएक्शंस दे करके अगर आपको पूछा जाएगा तो आप वहाँ पे अपना ये अप्रोच लगा सकते हैं कि हाँ क्या यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, जस्ट अभी मैंने पढ़ाया था लाइगेज, अभी तुरंत को तुरंत मुझे लगा वो तो तुरंत समझ में आ ही जाएगा, ये थोड़ा पीछे का हो गया था, और इसलिए मैंने ऑर्डर। लाइगेज जहाँ कहीं पे भी आएगा वो हमेशा बॉन्ड को, मतलब दो मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करेगा, ठीक है ना। वहां पे कोई चीज रिमूव नहीं होगी। लाइगेज का काम है बॉन्ड को ब्रेक करना, मतलब जोड़ना, और जिसके इसके बीच जोड़ सकता है वो क्या क्या है, कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर। चलिए, अब तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एक्चुअली में एंजाइम कर क्या रहा है। एंजाइम को लेकर के आपको दो बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, राइट। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ये भी आपने देखा है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे नो चेंजेस। दूसरा स्टेटमेंट आपने यहाँ पे, मतलब पहला पॉइंट आपने ये देखा, दूसरा पॉइंट आपने ये देखा, तीसरा पॉइंट आपने ये देखा, डज नॉट इन्वॉल्व इन रिएक्शंस इटसेल्फ, खुद ये रिएक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। ये रेट ऑफ रिएक्शंस जो बढ़ा रहा है वो कैसे, बाई लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम करके ये रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाता है, राइट। तो सवाल यहाँ पर आता है कि ये जो एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा रहा है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को जो कम कर रहा है, ये कैसे कर क्या रहा है। क्या ये कोई एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या ये हीट को प्रोवाइड करता है, क्या कर रहा है जिसकी वजह से उस रिएक्टेंट की जो एनर्जी बैरियर है, मतलब जो आपके एक्टिवेशन एनर्जी है उस बैरियर को क्या कर रहा है, कम कर दे रहा है, मतलब इसको डाउन कर दे रहा है। जैसे मान लीजिए अगर इस एनर्जी बैरियर को पासिंग मार्क्स समझ लिया जाए, जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको यहाँ पे 100 मार्क्स का टेस्ट लूँ, और उस 100 मार्क्स में से आपको बोल दूं कि 75 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, 75%, राइट। तो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि 10 लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो हो सकता है 1 2 4 6 लोग पास हो पाएँ। लेकिन अगर इसी 100 मार्क्स के टेस्ट का अगर मैं पासिंग मार्क्स 25% रख दूँ तो पॉसिबिलिटी क्या होगी, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल पास, होगा। तो ऐसे ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, जो एक एनर्जी बैरियर है, मतलब ये रिएक्टेंट, सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनके पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, राइट। और उस एनर्जी बैरियर को जब वो पास आउट कर जाते हैं तब जाकर के वो क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये जो एनर्जी बैरियर है, ये एनर्जी बैरियर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो जिस मॉलिक्यूल्स को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को आप क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाए तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी बड़े आसानी से क्या होंगे, पास आउट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे अगर 75% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था तो जो लोग 70 पाए थे वो लोग भी फेल थे, जो लोग 74 पाए थे वो लोग भी फेल थे। लेकिन अभी अगर 25 कर दिया तो सारे सारे क्या होंगे, पास हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे।
तो ऐसे ही आपके रिएक्शंस में जो एनर्जी बैरियर होता है, उस एनर्जी बैरियर को ये कम कर देता है। कौन? एंजाइम, जिसकी वजह से सारे के सारे मॉलिक्यूल सब क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करना शुरू कर देते हैं और उस रिएक्शंस की रेट क्या होती है, बढ़ जाती है। तो सवाल यहाँ पर आता है, क्या हो जाए? सी सीएसआईआर करता तो है हमेशा, लेकिन वही है कि उसके लिए उतना ही बहुत भारी हो जाता है। अगर जिस टाइम पे वो 45% लगा दिया कि कट ऑफ इतनी गई है, तो वो 45% मार्क्स लाना ही मतलब बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। हाँ, ये है कि इसमें सीएसआईआर में हमेशा आपका कोई फिक्स वो नहीं रहता, वो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा बना, नंबर ऑफ कैंडिडेट कैसे पार्टिसिपेट किए हुए हैं। जैसे अभी आप एआरएस नेट का देने जा रही हैं, तो यहाँ पे आपका फिक्स है कि 50% भैया जो स्कोर करेगा वो सर्टिफिकेट ले जाए। ऐसा सीएसआईआर में नहीं है। सीएसआईआर में के रिएक्शंस में दैट इज वाई मैंने ये एग्जांपल दिया आपको। मुझे पता था कि ये एग्जांपल बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। है ना? ये जो परसेंटेज वाला मार्क्स वाला एग्जांपल है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत तेज समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी सब लोगों का डिमांड यही है कि हाँ, मुझे ये चीज़ हो जानी चाहिए। तो एंजाइम का काम बेसिकली क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने, अब जैसे यहाँ पे बात आ रही है कि एनर्जी को कम कर रहा है, तो क्या एंजाइम एनर्जी प्रोवाइड करता है रिएक्टेंट को या सबस्ट्रेट को? जिस मॉलिक्यूल्स के रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाली एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, तो क्या कोई वो एनर्जी प्रोवाइड करता है या वो हीट प्रोवाइड करता है या क्या करता है? कैसे, क्या करके कोई एंजाइम किसी भी रिएक्टेंट के या किसी भी सबस्ट्रेट के एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और उस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको 4-5 लगा दिए गए। व्हाट एंजाइम डज, एक्चुअली में एंजाइम क्या कर रहा है जिसकी वजह से वो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाने का काम करता है? ओके। हीट, तो एंजाइम क्या कोई हीट का सोर्स है? तो वो हीट बड़ा बड़ा गजब का लॉजिक है भाई आपका। अवनीत अवनीत का लॉजिक समझ में आया सब लोगों को। अच्छा, खाना खाने के बाद नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात एकदम ये एकदम सही है। खाना खाने के बाद हमारा एंजाइम काम करता है, तो हमको हीट मिलने लगती है, पानी पीते हैं तो ठंडा हो जाता है ना? तो एंजाइम आपके हिसाब से एंजाइम हीट दे रहा है ना? अच्छा, और किसी के हिसाब से कुछ कर रहा है? अल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है, मतलब कि जो रिएक्शंस अभी आपका ए से डायरेक्टली बी में कन्वर्ट होना था, वो ए से पहले सी में जाएगा, सी से तब बी में जाएगा। तो आप क्या कहना चाह रही हैं? अरे भाई, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ वाराणसी से इलाहाबाद जाने के लिए सिंपल रास्ता ये है। तो क्या आप वाराणसी पहले जौनपुर जाएंगी, फिर इसके बाद आप यहाँ से इलाहाबाद जाएंगी, ये पसंद करेंगी? नहीं, मेरा ये तो आपने जान लिया कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। मेरा सवाल ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम कैसे कर रहा है? ये मेरा सवाल है। ये तो आपने जान लिया कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जा रही है। माय क्वेश्चन इज अबाउट हाउ एंजाइम्स कैन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ये मेरा सवाल है। इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज करके, मे बी, ओके। फटाफट थोड़ा आइडियाज दीजिए। आप लोग से सवाल जब मैं पूछता हूँ तो उसके पीछे मेरा कुछ लॉजिक रहता है, बट आपको। हाँ हाँ हाँ, बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ। हम्म। हम्म।
हुँ। क्या 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 याद आ रहा है? ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़माने पहले ये चीज़ पढ़े हुए थे, हाँ? अच्छा। दोबारा जन्म तो नहीं हो गया हम सब लोगों का, पहले ज़माने में हम लोग पिछले जन्म में हम लोग ये सब पढ़ कर के आए थे और अभी सारी चीज़ें धीरे-धीरे नहीं, क्या पता पिछले जन्म में हम लोग सब लोग साथ में ऐसे पढ़ाई-लिखाई किए हों और थोड़ी-थोड़ी चीज़ें याद आ रही हैं, दैट इज़ व्हाई आप लोग अचानक से इतने जल्दी से मिल गए हमसे कि चलो भाई, कहाँ हैं पिछले ज़माने के पिछले ज़माने के सहपाठी, खोजा जाए इनको, है ना? और अच्छी बात देखिए कोइंसिडेंट ये है कि आप सब लोगों की एज मेरी एज से मैच करती है। है ना? है ना? तो पता नहीं पिछले जन्म हाँ? अब पता नहीं कोई बड़ा होगा तो मैं बता नहीं सकता हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं है 34 ईयर्स से ज़्यादा किसी की एज होगी यहाँ पे, है किसी की क्या? अच्छा 34 ईयर्स का कोई होगा नहीं मेरे ख्याल से, अगर कोई होगा तो बता नहीं सकता मैं। शायद कविता का मेरे ख्याल से एज हो सकता है हो, पता नहीं। अच्छा चलिए ओके। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपका जो एंजाइम है वो किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर रहा है। उसके पीछे का जो लॉजिक है आपने यहाँ पे देखा कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है और एक्टिवेशन एनर्जी को आप डिफाइन कर सकते हैं कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को उस थ्रेशोल्ड एनर्जी को अटेंड करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, जो कि जिसके बाद वो रिएक्टेंट कन्वर्ट किसी में हो जाए प्रोडक्ट में, राइट? तो सवाल यहाँ पर आता आता है कि किस तरीके से जो आपका एंजाइम है वो रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा रहा है या एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा जिसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शंस बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, पहला स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया। एंड डज नॉट इन्फ्लुएंस द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये भी स्टेटमेंट आपको पहले बता दिया गया। डज नॉट चेंज द रिलेटिव एनर्जी ऑफ द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेज, मतलब आपके जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उनके इनिशियल और फाइनल स्टेज की जो एनर्जी होगी उसमें भी कोई चेंजेस नहीं लाता है। और फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शंस रिमेन्स अनचेंज इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, किसी भी रिएक्शंस का जो फ्री एनर्जी हो, ये चारों पॉइंट आपके एग्जाम में ऑप्शंस बन करके आते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट एंजाइम को लेकर के सही नहीं है या सही है। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले स्टेटमेंट में बताया गया कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, लोअर करेगा। दूसरे बताया गया कि इक्विलिब्रियम की पोजीशंस को अफेक्ट नहीं करेगा। तीसरे में बताया गया कि इनिशियल और फाइनल स्टेज की जो एनर्जी होगी उसमें कोई चेंजेस नहीं लाएगा। चौथा आपको बताया गया कि जो फ्री एनर्जी होती है रिएक्शंस में वो हमेशा आपका अनचेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में फ्री जो एनर्जी होगी रिएक्शंस की वो चेंज नहीं होती है। ये चार स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है आप इसको यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि मान लीजिए आपका ये जो पर्पल लाइन है वो विदाउट आपकी कोई एंजाइम का है, तो जिसके लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपका इस एनर्जी को जब तक अटेंड नहीं करेगा तब तक इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एनर्जी बैरियर है, ये आपके मॉलिक्यूल्स के लिए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। तो एंजाइम के प्रेजेंस में आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू में कमी हो गई, जिसकी वजह से सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अब आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा अब कि कैसे एंजाइम आपका काम कर रहा है उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए। तो ध्यान से देखिए कि आपके एंजाइम के पास क्या होता है कि स्पेसिफिक साइट्स होता है जिसको आप बोलते हैं दैट इज द एक्टिव साइट्स। और ये एक्टिव साइट्स जो होते हैं यहाँ पे ढेर सारे आपके हाइड्रोक्स मतलब कि रिएक्टिव स्पीसीज पाए जाते हैं, मीन्स ग्रुप पाए जाते हैं, लाइक एज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप, राइट? ये तरीके से आपके ग्रुप क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और जो भी कोई भी आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स होता है, सपोज इसका कॉम्प्लीमेंट्री कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है लाइक दैट, इस तरीके से
और इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के पास भी यहाँ पे क्या होते हैं, रिएक्टिव ग्रुप्स होते हैं, लाइक यदि आपका अल्कोहल ग्रुप हो जाएगा, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, या आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, या आपका एनएच3 ग्रुप हो जाएगा, इस तरीके से। तो जब कभी भी एंजाइम के एक्टिव साइट से क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपका क्या होता है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होते हैं। और इन इंटरेक्शंस की वजह से जब यहाँ पे ये बाइंड करता है, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और उस एनर्जी को आप बाइंडिंग एनर्जी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जब कभी भी सबस्ट्रेट आपका एंजाइम के इस स्पेसिफिक, जिसे आप एक्टिव साइट के नाम से जानते हैं, इस एक्टिव साइट से क्या करता है, बाइंड करता है। और एक्टिव साइट से बाइंड करने के बाद यहाँ पे जो इंट्रैक्शंस होगा वो कैसा होगा, नॉन कोवेलेंट। चूँकि दोनों ही आपके स्पीशीज़ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास रिएक्टिव स्पीशीज़ होते हैं, जैसे रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, लाइक एज कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, अल्कोहल, अमोनियम, इस तरीके के ग्रुप पाए जाते हैं। इनके बीच में जब यहाँ पे इंटरेक्शंस होता है तो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं, और उस बॉन्ड के बनने के दौरान पे वहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जिसको आप बाइंडिंग एनर्जी के नाम से जानते हैं। यही जो एनर्जी होती है वो डेसिफर होकर के इस रिएक्टेंट के एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने क्या करता है, काम करता है। So the actual source of lowering of activation energy by enzyme catalyzed reactions is the binding energy, and the binding energy is defined as what, whenever substrate molecules will interact with the active site of an enzyme, then there will be an interaction between the substrate active sites and substrate binding sites and enzyme active sites. During the binding of these two molecules, there is a form of energy release and known as the binding energy. तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आपका कैसे जनरेट हो रही है, जब कभी भी सबस्ट्रेट एंजाइम से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे इंटरेक्शंस कैसा हो रहा है, दैट इज द नॉन कोवेलेंट। क्योंकि वहाँ पे ग्रुप सारे क्या पाया जा रहा है, रिएक्टिव पाया जा रहा है। तो उनके रिएक्शंस करने के दौरान वहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को आप क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, इस सबस्ट्रेट के ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको कम करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो सो दिस इज द एक्चुअल फैक्ट हाउ एन एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। So the actual fact behind the rate of reactions, increasing of rate of reaction, is that is the binding energy। ये बाइंडिंग एनर्जी क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? तो अगर आपसे अब सवाल पूछा जाएगा कि एंजाइम कैसे रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर रहा है, तो आप क्या आंसर बताएंगे? हाँ, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। और लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी कैसे हो रहा है? हाँ, रिलीज ऑफ अ बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी को आप डिफाइन कैसे करेंगे? हाँ, वहाँ पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी के नाम से जानते हैं, और वही बाइंडिंग एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, लोअर करने का काम करता है। क्लियर? सबको समझ आ गया? बहुत समझदार हैं आप लोग। ओके, सो यहाँ पर आपको टर्म लिखा गया है बाइंडिंग एनर्जी, जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। और इस बाइंडिंग एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है, वो उसके लिए जो इन्वॉल्व होने वाले बॉन्डेड हैं वो क्या हैं, आपके हाइड्रोफोबिक हैं, आयनिक हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। ये सारे बॉन्ड सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट्स के बीच में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे आपके जो ये वाला जो पूरा पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये एक्टिव साइट्स है। ये आपका एस जो लिखा हुआ है आपका सबस्ट्रेट है। इन दोनों के बीच में ये जो आपके बॉन्ड का इंटरेक्शंस हो रहा है, वो सब इंटरेक्शंस का जो टाइप्स है वो यहाँ पे आपको मेंशन है। ये तीनों हाइड्रोफोबिक, आयनिक, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे इंटरेक्शंस होते हैं। और इनके इंटरेक्शंस होने से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे आपको रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है, उसको आप बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, जिसकी वजह से एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। ओके,
तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो एंजाइम के द्वारा रिएक्शंस कैटालाइज़ किए जा रहे हैं, वो एक्चुअली में सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं होता है। ये आपका मल्टीपल स्टेप प्रोसेस होता है, जहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बनते हैं, जो कि बहुत हाइली रिएक्टिव होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि हर एक एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक साइट्स होता है, स्पेसिफिक शेप होते हैं, जिसको आप एक्टिव साइट बोलते हैं। कोई भी एंजाइम सिर्फ और सिर्फ उसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है जिस सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल का जो शेप है उसके एक्टिव साइट्स के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, वही क्या करेगा यहाँ पे बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद यहाँ पे आपके ये ट्रांजिशन स्टेट के कंपाउंड बनते हैं, जिसको आप एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में रिएक्शंस होता है, जिसकी वजह से आपका ये एनर्जी जो होगी रिलीज होगी, और रिलीज होने के बाद उनका एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा, और ये फिर से क्या होंगे, प्रोडक्ट में आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एक नंबर नॉर्मल पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है एंजाइम सबस्ट्रेट के रिएक्शंस को दिखाने के लिए कि कैसे आप इसको दिखा सकते हैं। हम्म। बाइंडिंग एनर्जी एक एनर्जी है, मतलब कि वो हीट के फॉर्म में नहीं है, एनर्जी का फॉर्म है। राइट, जो कि अब एनर्जी बेसिकली क्या है, या तो वो लाइट के फॉर्म, मतलब वो तो विजिबल हो सकती है या तो इनविजिबल होगी। तो यहाँ पे इनविजिबल काइंड ऑफ एनर्जी है। ठीक है। तो ये आपने देख लिया यहाँ पे कि एंजाइम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या हैं, किस तरीके से काम करता है, नोमेनक्लेचर का क्या तरीका है, और किस बेसिस से नोमेनक्लेचर किए जाते हैं। ओके। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और इसको लेकर के दो मॉडल दिए गए हैं। लॉक एंड की मॉडल दिया गया, और इसके बाद इंड्यूस्ड फील्ड मॉडल दिया गया। इन दोनों मॉडल के लिमिट्स और उनके रूल्स आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए। पहला वाला जो मॉडल है लॉक एंड की, इसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि जिस तरीके से एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन करने के लिए एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ की की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरा कोई की अगर आप लेकर के आएंगे तो ये वाला आपका लॉक जो है ओपन नहीं हो पाएगा। इन द सेम वे जो एंजाइम्स होते हैं दे आर वेरी हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, और वो एक सिर्फ और सिर्फ उसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर सकते हैं जिस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स का जो शेप होगा उनके बाइंडिंग साइट्स का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये रूल या ये प्रिंसिपल या ये मॉडल हमको ये बताता है कि एंजाइम्स बहुत ही रिजिड होते हैं, उनका जो एक्टिव साइट्स होता है वो बहुत ही रिजिड होता है, और जरा सा भी एडजस्टमेंट नहीं होती है। अगर थोड़ा सा भी वहाँ पे सबस्ट्रेट के बाइंडिंग साइट्स में हल्का साइटली अगर मॉडिफिकेशंस कर दिया जाए, लाइक अगर ये ऐसे बन जाए, ये अगर ऐसे हो जाए, तो यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा। राइट, ये बाइंड यहाँ पे नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से अगर आप इस की में हल्का सा थोड़ा सा ये जो ऐसे यहाँ पे धुसा मतलब घसा हुआ है, अगर आप इसको ऐसे उभार में ला दीजिए तो ये ओपन नहीं कर पाएगा। वैसे ही अगर आप यहाँ पे सबस्ट्रेट के जो साइड्स हैं उनमें थोड़ी सी अगर चेंजेस ला देते हैं तो ये एंजाइम इसको बाइंड नहीं कर पाएगा। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग आपको ये बताया जाता है कि जिस तरीके से लॉक और की इतने स्पेसिफिक होते हैं, वैसे ही सबस्ट्रेट और एंजाइम का जो एक्टिव साइट्स और उसका बाइंडिंग साइट्स है वो बहुत स्पेसिफिक होता है। वो तभी रिएक्शंस को कैटालाइज कर पाएगा, तभी सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा जब वो एकदम उसके शेप के क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। फ्लेक्सिबिलिटी नाम की चीज़ यहाँ पे नहीं होती है। जबकि ये जो थ्योरी थी बहुत दिनों तक चली, 1894 में दिया गया था, और इसके करीब लगभग 10 सालों तक ये थ्योरी चली, 10 से 12 सालों तक इसी चीज़ को माना जाता रहा। लेकिन बाद में चल करके कोसलैंड साहब आए और उन्होंने इंड्यूस्ड फिश थ्योरी दी थी, और उन्होंने ये बताया था कि आपका जो एंजाइम का एक्टिव साइट्स होता है उसका नेचर रिजिड ना होकर के फ्लेक्सिबल होता है। वो सबस्ट्रेट के शेप के अकॉर्डिंग अपने कन्फर्मेशन में क्या करता है, चेंजेस लाता है, और चेंजेस ला करके एडजस्ट करता है, तब जा करके वहाँ पे क्या करेगा, बाइंड करेगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे सबस्ट्रेट का जो शेप है वो आपको ऐसे स्क्वायर में दिखाई दे रहा है, मतलब जस्ट लाइक दैट, जबकि यहाँ पे आपको ये आर्क में दिखाई दे रहा है। तो जब यहाँ पे ये सबस्ट्रेट का बाइंडिंग हो रहा है तो इसके अंदर में देखिए कन्फर्मेशन चेंजेज आ रहे हैं। अब जाकर के क्या करेगा, ये बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद सबस्ट्रेट को क्या करेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो इंड्यूस्ड फील्ड फिट थ्योरी आपको बताती है कि जो एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स होते हैं दे आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लेक्सिबल, दे आर एडजस्टेबल इन नेचर, and there is slightly conformational changes whenever substrate molecule is trying to bind with that enzyme। तो सबस्ट्रेट के शेप के अकॉर्डिंग एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स में थोड़ा बहुत स्लाइटली क्या होता है, कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से वो जाकर के क्या करता है, बाइंड करता है। जबकि ऊपर वाली थियरी आपको बताती है कि स्लाइटली भी अगर आपका चेंजेस दिखाई देगा तो वहाँ पे बाइंडिंग आपकी नहीं होगी। So this is all about the general about the enzyme, that is the nomenclature, classification, structure, property, cofactor, coenzyme, process, and also model। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया।
नेक्स्ट क्लास में मीन्स कल की क्लास में हम लोग एंजाइम काइनेटिक्स को शुरू करेंगे और उसमें आपको एंजाइम काइनेटिक्स में 3 आपके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, मिचेलिस मेंशन का पढ़ना है, लाइन-बर्गर प्लॉट पढ़ना है और एक आपको और भी है। इसके बाद हम लोग आएँगे एंजाइम इन्हिबिटर पे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपने देखा कि एंजाइम क्या है और इसके बारे में क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी गई। तो होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया होगा और अगर आप इसे रिवाइज़ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ओके? हाँ। हाँ। नहीं, रिएक्शंस को इनिशिएट करने इग्नाइट करने का काम नहीं होता है। कभी भी हाँ, बिल्कुल, होता है। रिएक्शंस होते हैं लेकिन उनके उनके होने की जो टाइमिंग होती है ना बहुत ज़्यादा लग सकता है। किसी भी रिएक्शंस को इग्नाइट टाइमिंग ज़्यादा लगेगा, बस यही इतनी सी बात है। किसी भी रिएक्शंस को इनिशिएट कराने का काम एंजाइम का नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके रेट को इम्प्रूव करने का है। हाँ। तो एंजाइम्स को लेकर के सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए और अब होपफुली आप एंजाइम वाले सेक्शंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। अभी हालांकि एंजाइम काइनेटिक्स और इनहिबिटर बचे हुए हैं, उन क्लासेस को भी हो जाने के बाद आपकी कोई भी सवाल एंजाइम से अगर आया हुआ है तो आपका बचना नहीं चाहिए। चलिए तो जल्दी से बताइए मुझे कि आज की क्लास में कुछ नया चीज़ आपको जानने को मिला है अबाउट द एंजाइम। अच्छा, मतलब इससे पहले एंजाइम पढ़ा नहीं आपने। हाँ। अच्छा, ओके, वेरी गुड। ये सिद्धार्थ का था, बाकी और लोग? आकांक्षा, अर्चना, मुमताज, निकी, अवनीत, पूजा। कुछ कुछ चीजें पहले से पढ़ी थी, कुछ कुछ चीजें नहीं पता चली नई में, जैसे? अच्छा, वेरी गुड। तो उस पॉइंट पे थोड़ा सा और ज्यादा फोकस कर लीजिएगा एक दो बार, ताकि वो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, आप बताइए अर्चना, आप क्या बोल रही थी? अच्छा, ओके। ओके। तो आज की क्लास में आपके लिए क्लासिफिकेशन जो था वो न्यू था, मतलब उसका जो कॉन्सेप्ट था वो न्यू था। तो थोड़ा उस पर और प्रैक्टिस कीजिए, दो चार छः 10 क्वेश्चंस आप उस पर निकालिए, देखिए और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आकांक्षा। आकांक्षा, आवाज़। हम्म। हम्म। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अरे अच्छा, तो अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम नाउ कॉन्सेप्चुअली क्लियर्ड सर। ओके, आकांक्षा खरे ने जवाब दिया है, शायद मेरे ख्याल से माइक ओपन करना उनके यहाँ पॉसिबल नहीं है। ओके, वेरी गुड। तो लगभग मतलब सभी लोगों को कुछ कुछ चीज़ें आज की क्लास में नई सीखने को मिली हैं। इस सवाल को पूछने का सिर्फ मेरा एक पर्पस था कि जो चीज़ें जिस किसी को भी नई लगी हों उस चीज़ पे थोड़ा सा आप फोकस एक दो बार और कर लेंगे तो आपकी वो चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। जो पहले से आपको आती थी शायद वो आपकी और थोड़ी क्लियर हो गई होंगी, या हो सकता है उतना पहले से क्लियर रहा होगा। जो चीज़ें आज आपको नई सीखने को मिली हैं उनको एक से दो बार आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है। हाँ, और कोशिश। नहीं, 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 वो आपको एक लिंक जाएगा ऑनलाइन टेस्ट का, जिसपे आपको पूरा पेपर मिलेगा बाकायदा, 2 घंटे का टाइम स्लॉट रहेगा, आपको उस टाइम स्लॉट में देना होगा, पेपर आप सबमिट करेंगे, मेरे पास आ जाएगा। आपको एमसी जिस तरीके से ऑनलाइन टेस्ट आपका होता है, सेम वैसे ही सेम वैसे ही आपको पेपर मिलेगा ऑनलाइन पे और आपके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको लगाना होगा और टाइम खत्म होने के बाद आपको सबमिट करना होगा, आप वो आपका रिस्पॉन्स शीट मेरे पास आ जाएगा।
फिर ग्रुप में सबका रैंक वाइज जो नाम और नंबर और रैंक है वो पब्लिश की जाती है और वो केवीएस वाले बैच में सिद्धार्थ का रिकॉर्ड ही बन गया है कि हर बार के टेस्ट में थर्ड नंबर ही आता था। अब देखते हैं इस बार के टेस्ट में क्या आता है। हाँ जी। पीवाईक्यू किसका है, पाथफाइंडर का? अच्छा, तो अगर आपका पाथफाइंडर खत्म हो गया है तो आप कैटलिस्ट भी ले सकती हैं। और अगर आपने कैटलिस्ट पहले सॉल्व किया है तो फिर दोनों अगर हो गए हैं तो फिर अच्छी बात है, फिर आप इस पे और अच्छे से रिवीजन करते रहिए। क्योंकि अगर आपने 2011 से लेकर के 2018 तक के जो ऑफलाइन हुए वो और प्लस उसके बाद जो ऑनलाइन हुए वो, अगर इतना क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं ना तो ये बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। हर साल दो पेपर होते 2001 से लेकर 20 तक का 20 साल का पेपर है। बाप रे बाप। मतलब कि आपके पास। ओके। तो ठीक है, आप लोगों के पास अगर इतने सारे पेपर हैं तो ये बहुत अच्छा है, इसको एकदम सिर्फ टारगेट रखिए कि वो पूरा एग्जाम से। तो जिसके पास जो पेपर है उसको टारगेट रखिए कि एग्जाम से पहले वो सारे पेपर आपके खत्म हो जाने चाहिए, कैसे भी करके। अगर ये आप गारंटी भी लिख लीजिए, अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू हो लेते हैं तो आपका दिमाग इतना मतलब इम्प्रूव हो जाएगा ना कि वैसे प्रॉब्लम को देख करके आपको कोई हेजिटेशन नहीं होगी। और ये चीज अभी आप। हाँ। हम्म। हम्म। डीबीटी का आएगा तो पेपर निकाल दीजिए सॉल्व करके, ताकि उससे और आइडिया लग जाएगा कि हाँ। और उसका देखिए डीबीटी वाले का लेवल उतना नहीं होगा लेकिन फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं उसमें। और हाँ। अच्छा, उसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना है कि डीबीटी में पूरा कोर बायोटेक आता है, उसमें आपके एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और ये सब नहीं आती है ना? तो बायोटेक्नोलॉजी का जब पोर्शन होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो स्कोरेज होगा किसका होगा? प्लांट टिश्यू कल्चर का, एनिमल टिश्यू कल्चर का, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का और एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी का। तो पूरा बायोटेक्नोलॉजी एस्पेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ता है, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। उसके पीछे लॉजिक ये है ना कि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास आउट हो रहे हैं ना, और इतना ज़्यादा फॉर्म फिल किया जा रहा है ना कि कट ऑफ ज़्यादा जाएगा ही। तो 9,000 लोग डीबीटी के लिए फॉर्म भरे, कम बात थोड़ी ना है। इतने सारे। तो भरेंगे ना, क्योंकि सीएसआईआर का एरिया बहुत ब्रॉड है। सीएसआईआर का एरिया बहुत ब्रॉड है। हम्म। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओके। गुड नाइट, गुड नाइट।